So let me start, beta. We are starting with that of applications of hyperconjugation. हमने पिछली बार हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा, उसका टाइप्स आपको बताया मैंने कितनी तरह की होती है, कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन होती है, क्यों होती है। ठीक, आज हम डिस्कस करेंगे बेटा पहले एप्लीकेशंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। एप्लीकेशंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। देखो बेटा, व्हेन यू टॉक अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, सबसे पहले जो हम एक्सप्लेन करेंगे इसमें, जिसकी वजह से कि हाइपर कॉन्जुगेशन डिस्कवर हुई थी, जैसा आपको पिछली बार बताया था मैंने, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं शॉर्टनिंग ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, शॉर्टनिंग ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक, जैसे कि आपको पिछली बार मैंने समझाया था बेटा कि जब हम इसकी बात करते हैं CH3C CH डबल बॉन्ड CH2, मैंने कहा था कि इसकी एक्सपेक्टेड बॉन्ड लेंथ जो होनी चाहिए वो 1.54 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए थी, बट एक्चुअली ये नहीं रही और इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी हो गई? 1.42 एंगस्ट्रॉम हो गई। नाउ व्हाट वाज द रीजन ऑफ दिस? हाइपर कॉन्जुगेशन। अब हमें समझ में आता है कि यहां पे बिकॉज हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पे H H H, यहाँ पर C H C H2, यहाँ पे पार्शियल सिंगल बॉन्ड पार्शियल सिंगल बॉन्ड पार्शियल सिंगल बॉन्ड एंड पार्शियल डबल बॉन्ड। क्योंकि इस बॉन्ड में बेटे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, ठीक, बट क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन इज अ वीकर इफेक्ट एज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ रिजोनेंस, तो रिजोनेंस से जितना बॉन्ड लेंथ छोटा होता है हाइपर कॉन्जुगेशन से उतना छोटा नहीं होता। बट दैट कैन वेरी वेल बी एक्सप्लेन्ड कि व्हाई दिस बॉन्ड लेंथ बिकम्स शॉर्ट, बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन वी गेट डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन दिस पर्टिकुलर। आर यू क्लियर अबाउट दिस? हमने कर लिया इसको। नेक्स्ट बात, नेक्स्ट एप्लीकेशन जो इसकी एक्सप्लेन की जाएगी बेटा, नेक्स्ट एप्लीकेशन इसकी है, आज अर्शिया जी नहीं आए क्या? नहीं, उसी ने पूछा था ये, तो अभी डिस्कस करेंगे हम लोग रिवर्स इंडक्टिव इफेक्ट। रिवर्स इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप्स, alkyl groups when attached to a conjugated system, a conjugated system। ठीक है दोस्तों, क्या है कि हमने ये पढ़ा था कि अगर मेरे पास CH3 हो या फिर CH2CH3 हो और या फिर हमारे पास CH3CH3 हो और या फिर हमारे पास CH3CCH3 और CH3 हो, और इसका मैं तुमसे प्लस आई इफेक्ट पूछूं तो प्लस आई इफेक्ट आप बताते हो कि इसका सबसे ज्यादा होता है, ठीक, इसका उससे कम होता है, इसका उससे भी कम होता है। लेकिन जब हम इसको किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम पे जोड़ देते हैं बेटा, जैसे मान लो बेंजीन रिंग पे जोड़ दिया, हाइपर कॉन्जुगेशन की डिस्कवरी बेकरनाथन ने इसी इफेक्ट को बताने के लिए किया था। यहां CH3 हो गया और यहां पर हमारे पास C के साथ 2 H है, लेकिन यहां पर CH3 है, ठीक है जी। इसी तरह से यहां आ जाओगे तो यहां हमारे पास C के साथ सिर्फ एक ही H है और बाकी CH3 है, और यहां पे हमारे पास कोई भी C के साथ H नहीं है और सारे के सारे क्या हैं? CH3 हैं। ठीक, अब मैंने बोला कि यहां इंडक्टिव इफेक्ट उल्टा हो जाता है, ये मैक्सिमम रिलीजिंग हो जाता है। दिस इज मैक्सिमम रिलीजिंग, ये सबसे ज्यादा रिलीजिंग हो जाता है। अभी क्यों होता है सबसे ज्यादा रिलीजिंग? बेटा यहां पे 1 2 3 देयर आर 3 अल्फा हाइड्रोजन्स, तो ये 3 हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे बेटा। इलेक्ट्रॉन यहां से भी जा पाएंगे,
इलेक्ट्रॉन यहां से भी जा पाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहां से भी जा पाएंगे, जबकि यहां हाइपर कॉन्जुगेशन सिर्फ कितने हाइड्रोजन करेंगे? 2 करेंगे। यहां हाइपर कॉन्जुगेशन सिर्फ 1 ही करेगा, और यहां हाइपर कॉन्जुगेशन होगी नहीं। तो बेसिकली ये बहुत ही कम रिलीजिंग, यानी रिलीजिंग बहुत ही होगा ही नहीं देखा जाए। इसकी रिएक्टिविटी बेंजीन के बराबर ही होगी, क्योंकि इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन डालने वाली स्पीशीज बची ही नहीं है। तो ये इस वजह से हुआ क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हो गए, और जब अल्फा हाइड्रोजन होंगे, जब वो इलेक्ट्रॉन यहां देंगे, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, तो बेंजीन रिंग पे नेगेटिव चार्ज जाएगा कि नहीं जाएगा? यानी बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो ये भी बढ़ा सकता है, ये भी बढ़ा सकता है, ये भी बढ़ा सकता है। तो बिकॉज ऑफ मोर अल्फा हाइड्रोजन्स व्हेन दे आर अटैच्ड टू अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम, दे बिकम मोर रिलीजिंग। अगर आप बोलो कि बेंजीन रिंग के ऊपर जब आपका कोई अल्काइल ग्रुप लगता है, तो उसका रिलीजिंग पावर क्यों होता है? क्या प्लस साई की वजह से होता है? बेटा बहुत ही कम। प्लस साई की वजह से तो सिर्फ क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट होती है, वो अपना ऑर्बिटल छोड़ता थोड़ी भी है। प्लस साई में हमने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट डिस्प्लेस्ड, वो कभी भी अपने ऑर्बिटल छोड़ते नहीं है। अगर मैं इसका सिर्फ प्लस साई देखूं, तो प्लस साई का तो मतलब सिर्फ ये है कि इसने इलेक्ट्रॉन सिर्फ यहां पर डिस्प्लेस किए, पर क्या बेंजीन रिंग पे डाल दिए? नहीं डाले। तब तो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़नी ही नहीं चाहिए। ये तो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से जब इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, ऑटोमेटिकली इधर नेगेटिव चार्ज अपेयर होगा। नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ज्यादा होना, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, और जिसकी वजह से ये रिलीजिंग ग्रुप हो जाएगा। तो बेसिकली अल्काइल ग्रुप्स का रिलीजिंग पावर इज नॉट एक्चुअली ड्यू टू प्लस साई इफेक्ट, इट इज एक्चुअली ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन व्हेन दे आर अटैच्ड टू अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। बोलो अभी क्लियर हो गया डाउट? क्यों ये रिवर्स होता है समझ में आ गया? एनी डाउट्स अबाउट दिस? ओके, अब ये भी हो गया। अगली इंपॉर्टेंट बात, ठीक, तीसरा एप्लीकेशन इसका, बेटा तीसरा एप्लीकेशन इसका, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायंस। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायंस, कार्बोकटायंस की स्टेबिलिटी। प्यारे बच्चों, हमने ये कहा था कि हमारे पास टर्शरी कार्बोकटायन is more stable than that of secondary carbocation, which is more stable than that of primary carbocation। ठीक है जी। हमने बोला इंडक्टिव इफेक्ट। बेटे इंडक्टिव इफेक्ट तो वीक है, लेकिन अब ज्यादा स्टेबिलिटी हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखो बेटा, यहां पे कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे? 3 अल्फा हाइड्रोजन ये, 3 अल्फा हाइड्रोजन ये, 3 अल्फा हाइड्रोजन ये, कितने हो गए? 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो बेटा 9 तो बन गए हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, और एक ऑलरेडी प्रेजेंट है, क्या है? की स्ट्रक्चर। तो टोटल मिला के कितने हो गए? 10 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे इसके। ठीक, इसके कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे? 3 और 3 6, और एक की स्ट्रक्चर, कितने बन गए? 7 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन गए बेटा। ठीक, इसके कितने बन गए हमारे पास? 3 और 1, यानी 4 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन गए। और जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, उतनी इसमें क्या आ जाएगी? स्टेबिलिटी आ जाएगी। दैट इज वाई इसके स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये लिखा जाता है। समझ में आई? यानी अब हम स्टेबिलिटी जो है, इंडक्टिव इफेक्ट को बाद में देखेंगे, पहले हम हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन इज अ स्ट्रॉन्गर इफेक्ट देन दैट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, वीकर देन रेजोनेंस, बट स्ट्रॉन्गर देन इंडक्टिव इफेक्ट। तो ऑटोमेटिकली अगर कल को मैं ऐसा कहता था CH3 CH2 CH2 1 पॉजिटिव, और दूसरी बात कर देता था CH3 CH2 1 पॉजिटिव, अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से सोचता, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट, अकॉर्डिंग टू आई इफेक्ट, अगर आई इफेक्ट के हिसाब से हम सोचते, तो हम तो ये कह देते कि 1 इज मोर स्टेबल देन 2, बिकॉज यहां पे बड़ा ग्रुप है, बड़े ग्रुप का प्लस साई इफेक्ट क्या है? ज्यादा है। बट एक्चुअली जब हमने देखा, तो एक्चुअली ऐसा नहीं था। एक्चुअली 2 was more stable than that of 1. 2 was more stable than that of 1. Why it is so? Very simple. यहां पे कितने आपके पास अल्फा हाइड्रोजन? 2 अल्फा हाइड्रोजन। और यहां पे कितने? 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो बेटा जी यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगी, दैट मेक्स इट मोर स्टेबल।
तो इंडक्टिव इफेक्ट से स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होता है बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन, इसलिए ये ऑर्डर नहीं आता, ये वाला ऑर्डर करेक्ट होता है बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसको हमने वहां पे पिटफॉल की तरह समझाया था। अब ये पिटफॉल नहीं रहा, अब तो ये लॉजिकली एक्सप्लेन हो गया है। क्लियर? आगे कार्बोकैटायन चलेंगे ना जब, तो सारा कुछ और भी एक्सप्लेन हो जाएगा बहुत इजीली। ठीक? एनी डाउट्स अबाउट दिस? तो दिस इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अब बेटा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के बाद जो चौथा हमारे पास आ जाएगा वो आएगा स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। देखो बेटा, फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी भी हम इसी बात पे एक्सप्लेन कर देते हैं कि जैसे ये हमारे पास CH3C CH3 CH3, यहां पे अनपेयर्ड ऑड इलेक्ट्रॉन। अगर आप मेरे से पूछते कि सर ये फ्री रेडिकल क्या चीज होती है, तो मैं कहता कि ऐसी स्पीशीज जिसपे अनपेयर्ड ऑड इलेक्ट्रॉन पड़े हुए होते हैं उनको हम फ्री रेडिकल्स कहा करते हैं। तो ये फ्री रेडिकल है। ठीक? इसी तरह से ये हो गया, दिस इज अनदर फ्री रेडिकल। ठीक? एक ये हो गया CH3CH2 फ्री रेडिकल, और एक हो गया CH3 फ्री रेडिकल। प्यारे बच्चों, इसको कौन सा बोलेंगे? टर्शरी फ्री रेडिकल बोलेंगे, 3 डिग्री, क्योंकि जिस कार्बन पे अनपेयर्ड ऑड इलेक्ट्रॉन है वो आगे कितने कार्बन से जुड़ा है? 3 कार्बन से जुड़ा है, तो टर्शरी हो गया। ये कैसा हो गया? सेकेंडरी हो गया। ये कैसा हो गया? प्राइमरी हो गया। और ये कैसा हो गया? ये मिथाइल हो गया। तो अकॉर्डिंगली अगर हम ध्यान दें तो बेटा इसमें अब कितने अल्फा हाइड्रोजन हुए? 3 3 3 9, तो 10 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इसके भी बनेंगे, इसके 7 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, क्योंकि याद रखना कि ये जो फ्री रेडिकल वाला कार्बन है ये भी कैसा है? sp2, और sp2 कार्बन के अगले कार्बन पे अगर हाइड्रोजन लगे हो तो हाइपर कॉन्जुगेशन होती कि नहीं? तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन होंगे तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगी। दैट मेक्स टर्शरी मोर स्टेबल देन सेकेंडरी वन, एंड देन प्राइमरी वन, एंड देन मिथाइल। बोलो बेटे, क्लियर? सभी बच्चों को समझ में आता है? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? पक्का? अब देखो बेटे, इसी तरह से स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी बता दी, कार्बोकैटायन की। कार्बोनाइन इस पे एक्सप्लेन नहीं होंगे क्योंकि कार्बोनाइन में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नहीं होता। हम सिर्फ वहीं ले सकते हैं ना हाइपर कॉन्जुगेशन यहां पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो। वो कहां होता है? या तो कार्बोकैटायन का कार्बन sp2 होता है, या फ्री रेडिकल का sp2 होता है, या एल्कीन का sp2 होता है। तो इन तीनों की स्टेबिलिटी हम हाइपर कॉन्जुगेशन पे जज कर सकते हैं। ठीक बेटा जी? पांचवा हमारे पास आएगा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स, एल्कीन्स की स्टेबिलिटी बेटे बहुत ध्यान से समझ लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आगे +2 में बहुत काम आएगा बेटा। ठीक? क्लियर? देखो बेटे, आपको पूरी डिटेल्स में करवाया इसलिए है ताकि +2 में आपको कहीं पे दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना आए। समझ में आई? तो अब देखो बेटे, मान लो हमारे पास एक एल्कीन है ये, ठीक है जी। दूसरा एल्कीन है हमारे पास CH3 CH3 CH3H। तीसरा एल्कीन है बेटा CH3 CH3HH। चौथा एल्कीन है बेटे CH3HHH। अब तुमसे पूछा है इन एल्कीन्स की स्टेबिलिटी के बारे में बताओ। कोई भी एल्कीन हो सकता है, उसकी स्टेबिलिटी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। जैसे इसमें हमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगाना है तो हमें क्या समझ में आता है? यहां पे ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो गया बेटा जी, और ये भी कैसा हो गया? sp2। तो अब कितने अल्फा हाइड्रोजन हुए बेटा यहां पर? 3 3 6 3 9 3 12। तो क्या यहां 12 अल्फा हाइड्रोजन होंगे बेटा जी?
बोलो यहां कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे? 3 3 6 3 9। बेटा क्या ये अल्फा हाइड्रोजन है? ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा है। तो बेटे हमारे पास यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। बोलो यहां पे कितने हैं? 3 और 3 6, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। समझ में आई बेटे बात? और एक है ये 3, यहां पे सिर्फ 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगी, इसलिए स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन उतना ही ज्यादा होगा। बोलो समझ में आता है? जैसे बेटे इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये लग गया। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं आपके साथ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है ना? कल को कई बार हम क्वेश्चन देख के डर जाते हैं, होता बहुत इजी है। एक ये है जी, ठीक है। दूसरा हमारे पास ये है जी। तीसरा हमारे पास ये है जी। चौथा हमारे पास ये है जी। अभी बोला इन एल्कीन्स की, ये भी तो एल्कीन है, साइक्लिक है तो क्या हो गया? है तो एल्कीन है ना। तो एल्कीन है तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, हमें ये देखना है। अभी अपन कैसे देखेंगे बेटा? हमारे पास ये sp2, ये sp2, यहां पर हमारे पास कितने हाइड्रोजन होंगे? 2। ये CH2 होगा ना बेटा जी, और यहां पे भी CH2 होगा, तो यहां 4 अल्फा हाइड्रोजन हो गए कि नहीं? यहां पे भी CH2 और यहां पे भी CH2 और यहां CH3। कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए बच्चा लोग? क्या यहां पे 7 अल्फा हाइड्रोजन हो गए कि नहीं हो गए? अब यहां आ जाओ, यहां पे CH2 CH2 और यहां CH3 CH3। अभी कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? क्या यहां पर 10 अल्फा हाइड्रोजन हो गए बेटा लोग? 10 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। अब मैं इसके साथ आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अब यहां पे कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए भाई? देखो कितने हो गए। यहां पर CH2 और यहां पर CH, कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? क्या यहां पे 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए कि नहीं हो गए? तो बोलो कौन सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया? कौन सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया? क्या थर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर सेकंड है, फिर फर्स्ट है, और फिर लास्ट वाला है भैया? समझ में आया? सर एक बात बताओ, मेरे को पता अरमान जी क्या सोच रहे हैं, मेरे को पता भाई साहब क्या सोच रहे हैं, ठीक। सर एक बात बताओ, अभी मैंने ऐसा बनाया है ना जी, और हुआ क्या कि यहां पे भी CH2 आया और यहां पे भी CH2 आया, है ना जी। तो यहां पे 4 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। हमने सर ये पाया कि यहां पे भी 4 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक। अब अगर ये दोनों जगह पे 4 अल्फा हाइड्रोजन है तो इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? हाइपर कॉन्जुगेशन तो बराबर हो गई भाई। यहां पे भी हमारे पास क्या हो गए? 4 अल्फा हाइड्रोजन, और यहां पे भी क्या हो गए? 4 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक। इसमें से कौन ज्यादा स्टेबल होगा? बेटे मैं आपको जरूर बताऊंगा, पर पहले मैं आपसे काम करवाना चाहूंगा, है ना। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक। पहले इसको तुम अपने लेवल पे जहां से भी पढ़ सकते, जिधर मर्जी से पढ़ सकते, पढ़ करके आना। ऐसे अपना तुक्का नहीं लगाना है, पढ़ करके आना है। नहीं आएगा, आई एम हियर टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, ठीक। कभी आज तक कोई चीज छोड़ी नहीं, ना ही सर छोड़ेंगे, ठीक। एक आपको मैं इसको एक्सप्लेन अपन तब करेंगे जब आप इस चीज को एक्सप्लेन मेरे को करके दे देंगे, नहीं करेंगे तो मैं करूंगा, ठीक। क्या दे रहा हूं मैं आपको? CH3 और यहां पर CH3, यहां H, यहां H, ठीक है जी। दूसरा हो गया CH3 डबल बॉन्ड, यहां H, यहां H, ठीक है जी। तीसरा हो गया CH3 डबल बॉन्ड H और H, ठीक है जी। अब आपकी कन्वीनियंस के लिए यहां पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? क्या यहां पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है?
यहां कितने अल्फा हाइड्रोजन है? क्या यहां पे भी 6 अल्फा हाइड्रोजन हैं? यहां पे कितने हाइड्रोजन है? क्या यहां पे भी 6 अल्फा हाइड्रोजन हैं बच्चों? ठीक। अब अगर इन सब में 6 अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, अगर दोनों अल्काइल ग्रुप एक ही साइड को लगे होते हैं, इनको हम जैमिनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैमिनल एल्कीन्स। क्लियर? जब ये ऑपोजिट लगे हुए होते हैं, इसको अपन ट्रांस एल्कीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांस एल्कीन्स। जब दोनों अलग अलग कार्बन पे हैं पर एक ही साइड पे हैं, यहां पे एक ही साइड पे है पर एक ही कार्बन पर है ना? दीज टू आर ज्वाइंट टू सेम कार्बन। यहां दो अलग अलग कार्बन पे है पर है एक साइड पर, तो इसको सिज फॉर्म बोलते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, ये आगे करेंगे अपन, है ना? तो अब इनमें से आपने स्टेबिलिटी का ऑर्डर मेरे को बताना है। ठीक, इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपने मेरे को क्लियर करना है, मेरे को आता नहीं है। ठीक, क्लियर? अभी बिल्कुल नहीं बोलेंगे, गलत हो जाएगा बेटा। ठीक, नहीं, बिल्कुल आइडिया पूरा लेके आओ, ऐसे नहीं, है ना? तो इसमें आपको जैमिनल, ट्रांस और सिज में से आपको स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन मेरे को बतानी है। जहां मर्जी से पढ़ो, जो मर्जी पढ़ो, सिर्फ एक चीज नहीं पढ़नी, क्वेरा के क्वेश्चन का आंसर नहीं देखना है। ठीक, हाँ, क्वेरा पे तो बेटा अरमान भी कोई आंसर लिख देगा तो पब्लिश हो जाएगा, उसकी कोई वो थोड़ी है, ऑथेंटिसिटी थोड़ी है। हाँ, अगर कभी भी ना ही कोई साइट बायजू वाईजू इनसे कुछ नहीं मिलता है बेटा। क्या होता है बेसिकली, ये तो किसी भी टीचर ने कुछ भी लिख दिया। अगर आपको कभी भी इंटरनेट से कोई चीज उठानी हो, किसी एप्लीकेशन को देखना हो, किस चीज को देखना, बेटा आप कोई बुक रेफर करा करो उसके अंदर। ठीक, फॉरेन ऑथर के एक्सट्रैक्ट होते हैं ना किसी बुक के, उसको रेफर करा करो, ना कि किसी कोचिंग सेंटर की साइट को रेफर करें। बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोचिंग सेंटर की साइट में मेरे जैसी गंदे टीचर पढ़ाते हैं। ठीक, तो ऑब्वियसली वो अपनी तरफ से बना देते हैं, अपन ऐसा चाहते नहीं। हम चाहते हैं एक ऑथेंटिक और करेक्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास मिले। तो उसके लिए आप जब भी आप क्या करते हैं, कोई क्वेश्चन नेट पे टाइप करते हैं, ठीक, तो पहले साइट्स खुलती है ना बेटा। सबसे पहले तो ऊपर आ जाता है क्वेरा, फिर बाकी साइट्स होती जो पेड साइट्स होती हैं। ठीक, लेकिन कोई बुक का एक्सट्रैक्ट होता है, नीचे नीचे जाते रहोगे ना तो बुक का एक्सट्रैक्ट आना शुरू हो जाएगा कि ये पीटर साइक्स है, या ये ऐसी बुक है, या फिर ये सोलोमन फ्रायल में लिखा है। ऐसी करके जो बुक्स है, बुक्स का एक्सट्रैक्ट उठा के देखा करो बेटा। दैट इज ऑथेंटिक एंड जेन्युइन इंफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे इसकी तुम बहुत सारी साइट्स पे देख लो, मैं अभी तुम्हें ऑर्डर बता देता हूं जो लोग बता देंगे। ट्रांस इज मोर स्टेबल देन जेम, जेम इज मोर स्टेबल देन सिस, विच इज रॉन्ग, विच इज रॉन्ग। समझ में आई मेरी बात? क्लियर? तो हम वो बात नहीं करेंगे बेटा लोग। ठीक, हम क्या करेंगे, हम अच्छे से किसी बुक का एक्सट्रैक्ट पढ़ेंगे। समझ नहीं आएगा कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, बट ये तुम्हारे लिए HW हो गया। अगर ये आ जाएगा तो बाकी आपको आराम से करवाऊंगा मैं, कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, ये जरूर है, ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। ओके, पर मेरा क्वेश्चन है जैमिनल को लेकर के, कि जैमिनल जो होता है वो कहां, किससे स्टेबल है? क्या इन दोनों के बीच में, इनसे ज्यादा, इनके सबसे एंड में? हमें ये देखना है। ठीक, कर सकोगे इसको? तो ये करके आना, फिर हम नेक्स्ट टाइम इसको आपसे पूछेंगे। और फिर इस क्वेश्चन पे भी आऊंगा मैं, ये वाला क्वेश्चन जो है इस पे भी आऊंगा मैं। ठीक, ताकि आपको पूरी तरह से क्लियर हो सके। फिलहाल सिंपल स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन समझ में आती है, जहां पे आपको जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी स्टेबिलिटी एल्कीन की ज्यादा होगी, चाहे फिर वो साइक्लिक एल्कीन हो, चाहे वो नॉन साइक्लिक एल्कीन हो। हाँ, यहां पे एक बात का ध्यान रखना है, हम सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन ले रहे हैं, रिजोनेंस इसमें नहीं ली है। किसी चीज में रिजोनेंस होगी तो वो तो हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा ही क्या होगा, स्टेबल होगा। वो तो क्लियर ही होना चाहिए, जहां पे रिजोनेंस हो जाए वहां ज्यादा स्टेबिलिटी होगी देन दैट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। सर बोल क्या रहे हैं, थोड़ा सा मैं ये भी समझा देता हूं। मान लो मेरे पास कुछ इस तरह का एल्कीन दे दिया प्यारे बच्चों, एक ये दे दिया और एक ये दे दिया। ठीक है बच्चों, अब इस केस में हमें ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है,
ठीक, हमें ये समझ में आ रहा है, यहां पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, देयर इज कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन मतलब रिजोनेंस, रिजोनेंस मतलब मोर स्टेबिलिटी देन दैट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहां तो वैसे ही ये ज्यादा स्टेबल था, बिकॉज यहां पे क्या होनी थी, रिजोनेंस होनी थी, और यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन होनी थी, एंड रिजोनेंस इज स्ट्रॉन्गर इफेक्ट देन दैट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। मेरी बात समझ में आई आपको? तो रिजोनेंस अपनी जगह है। उसके बाद अगर हमें एल्कीन की स्टेबिलिटी लगानी है तो किस बेसिस पे लगाएंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पे लगाएंगे। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी हमारे पास स्टेबिलिटी एल्कीन की ज्यादा होगी। बोलो क्लियर हो गया, समझ में आ गया? तो एल्कीन की स्टेबिलिटीज लगा सकते हो। नाउ जो अगला क्वेश्चन करवा रहा हूं ये तुम्हारे अगले साल के जेई मेंस और नीट में छप चुका है। ठीक, ये 101% है बेटा। मैं बच्चों को पहले बता देता हूँ पेपर में क्या आने वाला है। अगर आपको विश्वास नहीं, अपने +2 वालों को पूछना कि क्या उनको सर ने पी ब्लॉक में सिर्फ ऑक्सो एसिड करवाए थे, बाकी छिड़वाया भी नहीं था, और क्वेश्चन पहला ही ऑक्सो एसिड का था, जबकि लोग पी ब्लॉक में मत्था मार मार के मर जाते हैं। मैंने पी ब्लॉक करवाया ही नहीं था क्योंकि मेरे को मालूम था इसमें से कुछ नहीं आने का। ठीक, तो हाँ ठीक है, कभी कभी ट्रिक लगता है, कभी कभी नहीं लगता। ठीक, बट एनी हाउ तुम उसकी टेंशन नहीं लेने का, तुम्हें तो सब कुछ बताया जाएगा। ठीक, बट एनी हाउ ये क्लियर है। अब जो क्वेश्चन तुम्हें बता रहा हूं, मैंने बोला बहुत ध्यान से समझना, प्लीज पेन ड्रॉप कर दो क्योंकि ये आपके समझने वाली चीज है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। देखो बच्चा लोग, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या है पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा, फिर ही हम इस पे आएंगे कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैसे देखा जाता है। देखो बेटा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है, जैसे मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH2 कोई एल्कीन था। इस एल्कीन में प्यारे प्यारे से बच्चों मैंने हाइड्रोजन को ऐडा, यानी हाइड्रोजन इसमें डाला, और हाइड्रोजन इनके साथ रिएक्ट करके इसमें ऐड हो गया, और यहां बन गया CH3, यानी हाइड्रोजन ऐड हो गया। अब इसमें हुआ क्या होगा बेटे, ये जो डबल बॉन्ड है ये टूट गया होगा। डबल बॉन्ड कौन सा होता है, पाई बॉन्ड। तो इसमें एक पाई बॉन्ड टूटा। इतनी की हिंदी आती है भाई? है ना, मैं एक दिन क्लास में लिख रहा था, एक बच्चा बोलता सर मेरे को हिंदी नहीं आती। तो एक पाई बॉन्ड टूटा, और यहां पे एक इधर एच लगा, एक इधर एच लगा, उसके कौन से बने, सिग्मा बॉन्ड्स। और इस वजह से दो सिग्मा बॉन्ड्स बने। बेटा एक पाई टूट गया लेकिन दो सिग्मा बॉन्ड बन गए। बेटा देखो, पाई बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड ना, तो वीक बॉन्ड टूटा और सिग्मा बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना और वो भी दो, तो स्टेबिलिटी बढ़ी, यानी एनर्जी रिलीज हुई। जब भी बॉन्ड बनता है एनर्जी रिलीज होती है। तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच होगा, ठीक है जी, यानी हीट यहां पे रिलीज होगी, ठीक, उसको अपन लोग हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। दिस इज हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो मुझे क्लियर करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई भाई कि हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या होती है? बोला हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होती है कि अगर हमारे पास एल्कीन के अंदर हम क्या करें, हाइड्रोजन को ऐड करें, या एल्काइन के अंदर हाइड्रोजन को ऐड करें, तो पाई बॉन्ड टूटते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। पाई बॉन्ड इज अ वीकर बॉन्ड, वीकर बॉन्ड टूटा है, और स्ट्रॉन्गर बॉन्ड वो बना है। बच्चा जी समझ में आई? तो इससे एनर्जी हमेशा रिलीज होगी, और उस रिलीज एनर्जी को हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कहा जाता है। कहां पे ज्यादा आसानी से हाइड्रोजिनेशन होगी, ये हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन से ही देखा जाता है। अब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकालनी है हमें, तो उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल तुम्हारे साथ शेयर करता हूं। प्लीज सारे बच्चे इधर ध्यान देंगे, कॉपी अभी लिखना नहीं शुरू करेंगे। मान लो मेरे पास ये है CH3, CH डबल बॉन्ड CH3। बेटा इसका क्या नाम हुआ? क्या ये ब्यूट 2 इन हो गया?
और ब्यूट टू इन में बेटे मैंने हाइड्रोजन को ऐडा, तो जब हाइड्रोजन इसमें ऐड हुआ तो क्या हमारे पास CH3 CH2 CH2 CH3 बना होगा, यानी N ब्यूटेन बना होगा, है ना बेटा। पर बात यह है कि ये दो तरह का हो सकता है, ब्यूटटुइन दो तरह का हो सकता है। कैसा हो सकता है? या तो ये ऐसा हो, यानी एक CH3 ऊपर एक CH3 नीचे, यहां पे क्या है H, ये CH3 ये CH3, इधर H इधर H। बोलो इसको क्या बोला था सर ने अभी? दो लाइक ग्रुप एक दूसरे के ऑपोजिट हो तो क्या बोलते हैं? क्या इसको ट्रांस बोलते हैं बेटा? ये ट्रांस भी हो सकता था। और प्यारे बच्चों क्या ये ऐसा भी हो सकता था, CH3 H, इसको क्या बोलते थे अपन लोग? दोनों लाइक ग्रुप अलग अलग कार्बन पे हैं बट सेम तरफ हैं, तो उसको क्या बोला था? सिस। यानी ब्यूटटुइन दो तरह का हो सकता था, एक तो हमारे पास क्या होना चाहिए था? ट्रांस, और एक क्या होना चाहिए था? सिस। अब प्यारे प्यारे से बच्चों, अगर मैं इसका पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ बनाता हूं, इस साइड मैंने पोटेंशियल एनर्जी ले ली। अभी आपको बताया सिस और ट्रांस में से ज्यादा स्टेबल कौन है? मैंने आपको बोला ट्रांस इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ सिस। अगर स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ इट्स सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये इधर और यहां पे दोनों इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक साइड आपस में रिपेल करेंगे ना बेटा, इसलिए थोड़ा सा स्टेबिलिटी इसकी कम होती है सिस की। क्लियर? अब जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा उसकी एनर्जी कम होगी कि नहीं? जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा उसकी एनर्जी कम होगी कि नहीं? तो मैंने यहां पर ये एनर्जी बना दी, ये एनर्जी लेवल बना दिया किसका? मान लो सिज का। सिज मैंने ऐसे लिखा, चलेगा जी? ठीक। और ये एनर्जी लेवल मैं बना देता हूं ट्रांस का, क्योंकि ट्रांस की एनर्जी कम है। ठीक, ये ऊपर सिज हो गया, ये ट्रांस का एनर्जी लेवल। और ब्यूटेन, ब्यूटेन का एनर्जी तो इससे भी कम होगा कि नहीं, क्योंकि यहां तो सिग्मा बॉन्ड बन चुके हैं। तो ब्यूटेन की एनर्जी ये है, यहां पे ब्यूटेन मैंने ऐसे बना दिया है, ये ब्यूटेन की एनर्जी है। ये सिज 2 ब्यूटीन, ट्रांस 2 ब्यूटीन, और ये ब्यूटेन। क्लियर? अब जब इसमें रिएक्शन हुआ होगा प्यारे बच्चों, तो इसको पहले थोड़ी एनर्जी दी गई होगी, फिर ये इधर चेंज हो गया होगा। सिमिलरली इसको भी एनर्जी दे दी गई होगी, फिर ये इधर चेंज हो गया होगा। बनना तो दोनों से यही है, चाहे सिज हो चाहे ट्रांस हो, बनना दोनों से यही है। अब अगर मैं ध्यान दूं और मैं ये देखूं कि इस सिज में और ब्यूटेन में एनर्जी का डिफरेंस कितना है? इतना है। या इस पिंक वाली लाइन को मैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ सिज ब्यूट टू इन बोल सकता हूं बच्चे? बोल सकता हूं मैं। ठीक। और वहीं पर अगर प्यारे बच्चों मैं एक रेड सा ले लेते हैं, यहां पर यहां से यहां चलते हैं, ये ट्रांस और ब्यूटेन के बीच में डिफरेंस हो गया, तो क्या हमारे पास इसको हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ ट्रांस ब्यूट टू इन बोल सकता हूं? बोलो बच्चे, ऐसा कह सकता हूं मैं? अब मेरे को बताओ इन दोनों में से ज्यादा कौन सी हुई? सिज वाले की ज्यादा हुई, सिज वाले की ज्यादा हुई ना। सिज वाला अनस्टेबल था कि नहीं? इसका मतलब जो चीज ज्यादा अनस्टेबल होती है उससे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा मिलती है, क्योंकि अनस्टेबल है तो उसकी एनर्जी ज्यादा है, वो ज्यादा एनर्जी रिलीज कर सकता है ना। स्टेबल है उसकी एनर्जी कम है, वो कम एनर्जी रिलीज कर सकता है। दो दोस्त बैठे, प्रतीक ठीक और साथ में अरमान जी। मेरे को 1000 रुपए की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक। अब अरमान जी के पॉकेट में है 1000 रुपया और प्रतीक जी की पॉकेट में है 100 रुपीज। बोलो मेरे को कौन आसानी से दे सकेगा 1000 रुपए? जिसके पास ज्यादा होंगे वो ही ज्यादा देगा ना भाई, जिसके पास कम होंगे बेचारा कैसे देगा या कम देगा। समझे मेरी बात? उसी तरह से जिसकी एनर्जी ज्यादा है
वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। इसका मतलब कि हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जितनी स्टेबिलिटी ज्यादा, उतनी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगी, कम हो जाएगी। समझ में आई मेरी बात? क्लियर हो गया? पर इसमें भी पहली बात तो ये देख लेना बेटे, अगर ये तब हो सकता है अगर आपके पास डबल बॉन्ड बराबर हो। अगर डबल बॉन्ड ही ज्यादा है तो भैया उसमें अगर मान लो एक डबल बॉन्ड है तो एक पाई टूटा, 2 सिग्मा बने, है ना जी, तो एनर्जी रिलीज हुई। अगर मान लो मॉलिक्यूल में है ही 2 डबल बॉन्ड तो उसमें 2 पाई टूटे, 4 सिग्मा बने, तो वहां से तो एनर्जी रिलीज ज्यादा होनी है ना। हम ये तो कह ही सकते कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। जिस स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड ज्यादा है या मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा है, ठीक, वहां से हीट रिलीज हमेशा ज्यादा होगी, क्योंकि वहां ज्यादा बॉन्ड बनेंगे भाई। अगर बॉन्ड बराबर है, देखो बॉन्ड अलग अलग करके क्वेश्चन देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो सारे बच्चे कर सकते हैं, है ना, वो सारे बच्चे कर सकते हैं। क्योंकि अगर बॉन्ड अलग अलग है, हमें पता मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स जब टूटेंगे उसमें मोर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी। क्वेश्चन आपको इसी बेसिस पे मिलता है, स्टेबिलिटी के बेसिस पे मिलता है बेटा। जैसे ये क्वेश्चन ऑलरेडी वन टाइम आस्क्ड है बेटा, क्वेश्चन देखिएगा प्लीज। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी hydrogenated catalytically most readily, ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी हाइड्रोजनेटेड कैटालिटिकली, यानी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, मोर रेडिली, और हमें क्वेश्चन में ऐसे दे दिया है बेटा। ये बॉन्ड लाइन नोटेशन होती है, अभी तक समझ में आ गया होगा। यहां पे क्या होगा, CH3, यहां पे क्या होगा, CH3, यहां पे भी क्या होगा, CH3, और यहां पे भी क्या होगा, CH3। दूसरा हमारे पास इसमें दे दिया गया था, ठीक, जहां कुछ नहीं लिखा वहां क्या है, CH3, ठीक। C हमारे को दे दिया गया, ठीक, समझ में आती है, ट्रांसब्यूटेन, और D हमारे को दे दिया गया सिसब्यूटेन, ठीक, और E हमारे को दे दिया गया ठीक है जी। अब प्यारे प्यारे से बच्चों, हमें बोला कौन सबसे आसानी से हाइड्रोजिनेट होगा। बहुत सिंपल बात, जो सबसे अनस्टेबल होगा। सबसे अनस्टेबल के लिए यहां कितने अल्फा हाइड्रोजन है बच्चा, क्या यहां 12 अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है? समझ में आता है क्यों 12 अल्फा हाइड्रोजन है बेटे? यहां कितने अल्फा हाइड्रोजन है? क्या यहां पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं? यहां कितने हैं? 6 अल्फा हाइड्रोजन है। यहां कितने हैं? 6 अल्फा हाइड्रोजन है। और यहां कितने हैं? 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो बोलो सबसे स्टेबल कौन है? वो। और सबसे अनस्टेबल क्या है? ई। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहना था? ई। पर अगर ऑर्डर ही लगाने को बोल देते तो ई की सबसे आसानी से रिएक्शन होनी थी, उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा होनी थी। क्वेश्चन ऐसे भी तो आ सकता है किसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा है? जो सबसे अनस्टेबल है। क्लियर? और हमारे पास ई सबसे ज्यादा हो गया। ई के बाद कौन सा लगाओगे? ई के बाद कौन सा लगाओगे भाई? डी। डी के बाद सी। सी के बाद बी। बी के बाद ए, बेस्ड ऑन स्टेबिलिटीज। बोलो ऐसा कर सकते हैं अपन लोग? हाँ, दूसरी बात, अगर बॉन्ड का नंबर ही ज्यादा दे दिया तब तो वैसे ही हमें पता हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगी? ज्यादा होगी, है ना बेटा? अगर कहीं पे 2 डबल बॉन्ड है, कहीं पर 1 है,
तो ऑटोमेटिकली उसकी तो ज्यादा होनी है। जैसे कल को इसी क्वेश्चन को ऐसे दे मारा हमारे मुंह पे, एक ये है, इसको ए बोल डालते हैं, एक हमारे पास ये है, ठीक है जी, इसको बी बोल डालते हैं, एक हमारे पास ये है, इसको सी कह देते हैं, और एक हमारे पास ये है, ठीक है भाई, इसको डी कह देते हैं। तो एक बात तो बिल्कुल ही क्लियर है कि डी की तो ज्यादा है ही भैया, उसमें दो दो डबल बॉन्ड है ना, तो दो जगह हाइड्रोजन ऐड होती है। और बाकियों में स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी में अगर देखेंगे यहां कितने अल्फा हाइड्रोजन, CH2 CH2 CH3, बोलो कितने अल्फा हाइड्रोजन, 7 अल्फा हाइड्रोजन हुए कि नहीं हुए। यहां कितने अल्फा हाइड्रोजन, CH2 CH2, तो 4 अल्फा हाइड्रोजन हुए कि नहीं हुए। यहां कितने, CH3 CH3 CH2 CH2, कितने हो गए बेटा जी, 10 अल्फा हाइड्रोजन। तो पहला तो डी आ गया, उसके बाद बी आ गया, बी के बाद ए आ गया, ए के बाद सी आ गया। तो बोलो बेटा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन समझ में आती कैसे देखते हैं, पहले तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, और डबल बॉन्ड के बाद क्या देखते हैं, स्टेबिलिटी। मोर इज स्टेबिलिटी, लेसर इज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। बोलो निकाल सकोगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ये क्वेश्चन पक्का आता है पेपर्स में बेटे। ठीक, इसको ऐसे ना पूछ के ऐसे पूछ लिया, किसमें रिएक्शन फास्ट होगा, किसमें रिएक्शन स्लो होगा। भैया जहां हीट ज्यादा रिलीज होगी वो रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा कि नहीं, थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं, तो ज्यादा स्पॉन्टेनियस, क्योंकि आपको पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस, है ना जी, उसमें लो टेम्परेचर पे भी काफी स्पॉन्टेनियस हो जाते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। थर्मोडायनेमिक्स यही तो बोलती है, जिसका डेल्टा जी मोर नेगेटिव, जिसका डेल्टा एच ज्यादा नेगेटिव होगा, डेल्टा जी तो नेगेटिव होने के चांसेस उतने ज्यादा हो जाएंगे, होंगे कि नहीं। ओके, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन समझ में आती है, कर सकते हो। ऑनलाइन वाले बच्चे कभी यस भी लिख देते होते हैं। हाँ जी, स्टेबिलिटी कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, डी की स्टेबिलिटी इनके कंपैरिजन में नहीं, वो अपने के कंपैरिजन में होंगे जहां दो दो डबल बॉन्ड होंगे। समझ में आई बात। अभी चले आगे जी, हाँ जी सैचुरेशन ही करते हैं बिल्कुल ठीक। चले आगे, आगे चलते हैं जी। ओहो ये तो पापी चले गया, मैं तो आगे जाना था। अब एक अगला कंसेप्ट देखते हैं मेरे दोस्तों, अगला कंसेप्ट है हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन कौन से नंबर वाली एप्लीकेशन है दोस्तों, 6th है, हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ कंबशन। ठीक है जी, प्यारे प्यारे से बच्चों, अगर मैं हीट ऑफ कंबशन की बात करता हूं, ठीक है जी, तो हीट ऑफ कंबशन तो सिंपल बात, मान लो मेरे पास था मीथेन, ठीक है जी, मीथेन को लगाई आग, ठीक है, और जलता हमेशा हर चीज किसके प्रेजेंस में है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जब भी इसको जलाते हैं किसी हाइड्रोकार्बन को, क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में पानी, ठीक है जी, ये रिएक्शन हमारे पास होता है। और जब इससे हीट जो रिलीज होती है उसको हम हीट ऑफ कंबशन बोल देते हैं बच्चों, दैट इज हीट ऑफ कंबशन। ऑब्वियसली पहली बात तो ये है कि हीट ऑफ कंबशन जो होगी, जितने ज्यादा कार्बन होंगे उसकी हीट ऑफ कंबशन उतनी ज्यादा होगी, है ना, ज्यादा कार्बन जलेंगे ज्यादा हीट आएगी बार भाई। कोयला होता है ना, कोयले को जलाते हैं आप लोग भट्टी में, है ना, ताकि उससे एनर्जी बन सके, हीट मिल सके। आजकल अंगीठी जलाता, आजकल तो कोई भी नहीं जलाता अंगीठी, बट किसी समय में अंगीठी हुआ करती थी। ठीक, तो अभी भी अगर आप कश्मीर में चले जाओ तो जो कश्मीरी लोग होते हैं ना, वो अपने रॉब के अंदर एक छोटी सी, इतनी सी छोटी सी टोकरी रखते हैं, ठीक, जिसको वो कांगड़ी बोलते हैं, उसके अंदर कोयले डालते छोटे छोटे से, है ना, और उसको यूं पकड़ के रखते हैं ताकि वो गर्म रहे, है ना भाई।
तो उसमें कोयले यूज होते हैं। कोयला बेटा बड़ी तरह का होता है, एक होता है कच्चा कोयला, एक होता है पक्का कोयला। ऐसे मतलब अगर रॉ लैंग्वेज में बोले, वैसे तो कोयले के टाइप होते हैं, ठीक, बिटुमिनस कोल हो गया, एंथ्रासाइट कोल हो गया, लिग्नाइट कोल हो गया। खैर ये तो बाद की बात है। उसमें क्या होता है कि वो जनरली पक्का कोयला यूज करते हैं, क्यों? कच्चा कोयला जल्दी जलता है, बहुत जल्दी जलता है। पहले तो आग पकड़ता, एकदम से पकड़ता है, पर वो जल के एकदम खत्म भी हो जाता है, उससे एनर्जी इतनी नहीं मिलती। जो पक्का कोयला होता है पहले तो जलता नहीं, पर जलता तो बुझता नहीं, ठीक, वो काफी देर तक चलता है भाई। क्यों? उसमें कार्बन कंटेंट ज्यादा होता है। तो मोर इज कार्बन कंटेंट, मोर हीट इज इवॉल्व, उतनी देर तक जलेगा, उतनी हीट इवॉल्व होगी। तो पहली बात तो हमारे पास जो हीट ऑफ कंबशन है, हीट ऑफ कंबशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन एटम ज्यादा तो हीट ऑफ कंबशन ज्यादा। जैसे कल को अगर मैं बोल दूं अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ कंबशन, अब हमें अरेंज करना है इन द ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कंबशन, और हमारे पास कुछ ऐसे दे दिया ये, ठीक है जी, ये बोला भाई किसकी हीट ऑफ कंबशन ज्यादा है? बेटे यहां कितने कार्बन है? 4। यहां कितने कार्बन है? 5। यहां कितने कार्बन है? 6। 6 भी क्या, 7। तो ऑब्वियसली इसकी हीट ऑफ कंबशन ज्यादा होगी। ये नंबर ऑफ कार्बन एटम पे आया अभी, तो पहली चीज तो नंबर ऑफ कार्बन एटम होती है। पर सर आप तो हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा रहे थे, तो बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन में फिर वही बात कि हीट ऑफ कंबशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर कार्बन एटम सेम हुए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटीज। जैसे हमने हीट ऑफ हाइड्रेशन पढ़ी है ना, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पढ़ी, जैसे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वैसे हीट ऑफ कंबशन। क्लियर हो गई बात? अगर कार्बन, बट इसमें कार्बन का नंबर क्या चाहिए? सेम। इसमें कार्बन का नंबर ज्यादा हो गया ना, तब तो हीट ऑफ कंबशन क्या होगी? ज्यादा ही होगी। हम कहां पे डिस्कस कर सकते हैं? हम डिस्कस कर सकते हैं अगर कार्बन का नंबर सेम हो। जैसे प्यारे बच्चों, कल को तुम्हें बोल दिया CH3, ठीक, CH3, और यहां पे CHH, ठीक, और दूसरा बोल दिया CH3, यहां पे डबल बॉन्ड, और यहां पर CH3HH। अब इस केस में दोनों में कार्बन का नंबर तो सेम है ना भाई, यहां पे भी 4 कार्बन, यहां पे भी 4 कार्बन, बट दिस इज लेस स्टेबल, दिस इज मोर स्टेबल। तो हीट ऑफ कंबशन भी बिल्कुल ही हाइपर कॉन्जुगेशन के एस्पेक्ट में ही चलेगी। ठीक उसी तरह से स्टेबिलिटी देखेंगे, ठीक है, और स्टेबिलिटी के हिसाब से देखेंगे। पर पहली बात, हीट ऑफ कंबशन के लिए कार्बन एटम मोर प्राइमरी बात है देन दैट ऑफ स्टेबिलिटी, है ना बच्चे? तो अगर इसको देखते ही कब है? जब हमारे पास स्टेबिलिटी अलग अलग होती है, ठीक, कार्बन का नंबर सेम होता है, उस समय हम स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अदरवाइज कार्बन नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो बोलो बेटे क्या हम ये कर सकेंगे अपन? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो इस तरह से हीट ऑफ कंबशन भी हम हाइपर कॉन्जुगेशन की मदद से निकाल सकते हैं। तो बेटा ये कुछ एप्लीकेशंस आपने हाइपर कॉन्जुगेशन की मेरे साथ पढ़ी, उम्मीद करता हूं सारी एप्लीकेशन समझ में आ गई होगी कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन कैसे देखते हैं, फ्री रेडिकल कैसे देखते हैं, एल्कीन कैसे देखते हैं, ठीक, शॉर्टनिंग ऑफ कार्बन बॉन्ड क्यों हुई, या फिर आपका रिवर्स इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप क्यों हुआ, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ कंबशन, दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। क्लियर हो गया बेटा? एनी डाउट्स? हाँ जी। डबल बॉन्ड का तो भैया हमारे पास क्या होगा? बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की शॉर्टनिंग होगी। सिंगल बॉन्ड डबल में चेंज हो रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड में, तो बॉन्ड छोटा नहीं हो जाएगा? यार तू क्या बोल रहा है यार प्रतीक? तो सो के तो क्वेश्चन समझ में आता है मेरे भाई।
मैं इस बॉन्ड की बात कर रहा हूं, इसमें यहां पे डेड बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, तो और कौन सा चाहिए? वो थोड़ी बोला मैंने, यहां पे क्या लिखा है, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड की शॉर्टनिंग एक्सप्लेन कर रहा हूं ना भाई, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की थोड़ी भी। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तो एक्सपेक्टेड से बड़ा हो जाएगा और डबल बॉन्ड भी एक्सपेक्टेड से बड़ा हो जाएगा। यहां कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन की बॉन्ड लेंथ को मैंने एक्सप्लेन किया, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन की शुरुआत इसी टॉपिक से हुई थी हमारे, कि भैया ऐसा क्यों हुआ, तो वो एक्सप्लेन किया मैंने। बोलो क्लियर हो गया? तो हाइपर कॉन्जुगेशन क्लियर हो गई होगी। अब हाइपर कॉन्जुगेशन के आगे चलते बेटा, अगला कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे अपन लोग। ठीक, अगला कंसेप्ट है रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन बेटा कई महानुभाव इसको -H बोल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, H हमेशा प्लस ही होता है। ठीक, कई लोग इसको -H बोल देते, -H कुछ नहीं होता है। ठीक, वो रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन को ऐसे ही बोल देने वाली बात है। ठीक, अब पहली बात, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन आई कहां से, क्यों आई, फिर हम पढ़ेंगे रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन होती क्या है। देखो बेटे, मैंने आपको मीजोमेरिक इफेक्ट करवाते हुए एक चीज बताई थी कि एक चीज है CH3। मैंने कहा इसमें मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, पर इसका इफेक्ट कैसा बताया सर ने, -R। अब भैया जिनका मल्टीपल बॉन्ड होता है वो तो समझ में आता है कि अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, है ना, पर जिनका -R नहीं है, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, अगर मान लो मैंने ऐसा लगाया होता, C डबल बॉन्ड, ये N डबल बॉन्ड O नेगेटिव पॉजिटिव, और यहां पे CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये तो समझ में आता था कि इसने यहां से इलेक्ट्रॉन क्यों खींचे होंगे, है ना, पता चलता था क्यों खींचे होंगे, क्योंकि यहां के इलेक्ट्रॉन आगे गए होंगे तो इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिए होंगे। चलो ये तो समझ में आता है। या फिर अगर हमारे पास ऐसे वाला होता है, ठीक है, ये क्यों इलेक्ट्रॉन खींचता है, हमें ये भी समझ में आ गया कि यहां के इलेक्ट्रॉन यहां और यहां के इलेक्ट्रॉन्स यहां, तो भी समझ में आता है। पर अगर मेरे पास ग्रुप ये लगा है, तो बात ये है ये इलेक्ट्रॉन क्यों खींचे, ठीक, इसका -R क्यों होता है, ये अपने कॉन्जुगेटेड सिस्टम या डबल बॉन्ड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन क्यों खींचता है, इसको एक्सप्लेन करना था। तो कैसे एक्सप्लेन हुआ, देखो बेटे, इसमें हमने रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन की मदद ली। कैसे, हमने कहा कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या होती है, ज्यादा होती है, ऑटोमेटिकली ये वाला कार्बन कैसा भैया, sp3, है ना बेटा, और ये भले ही sp2 होगा पर ये कैसा है, sp3। अगर ये sp3 है और हमें पता है क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, वो भी एक नहीं 3 क्लोरीन है, तो इस कार्बन पे एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डिवेलप हो जाएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग वाला। और आपको पता पाई इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली हेल्ड, तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, है ना। पर कैसे ले सकता भैया, कार्बन के पास तो ऑर्बिटल ही खाली नहीं है। क्या कार्बन के पास ऑर्बिटल खाली है, कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बनाता है, 4 ही ऑर्बिटल है इसके, है ना। अगर कार्बन की ये वाली स्टेट देखते हो तो कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन यही होगी ना, यहां पे 1 2 3 4 बॉन्ड यही बने होंगे ना भाई, यहां पे एक क्लोरीन, यहां पे दूसरा क्लोरीन, यहां पे तीसरा क्लोरीन, और यहां कार्बन के साथ बॉन्ड बना जो आगे ऐसा है कि नहीं। तो अब बात ये है, ये इलेक्ट्रॉन खींचना तो चाह रहा है, पर खींचे कैसे, कार्बन के अंदर तो ऑर्बिटल है नहीं। तो हुआ क्या कि जैसे इलेक्ट्रॉन यहां को आए, क्लोरीन ने इन इलेक्ट्रॉन को अपने वेकेंट डी ऑर्बिटल्स में ले लिया, क्लोरीन में वेकेंट डी ऑर्बिटल थे। इस वजह से अगला स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ ऐसा बन गया प्यारे बच्चों, इस तरह का कि CCl Cl, क्योंकि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्लोरीन कैसा हो गया, नेगेटिव,
यहां पे कौन सा बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड, यहां CH सिंगल बॉन्ड 1 पॉजिटिव। समझ में आ गई बात? ठीक, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन अपने वेकेंट डी ऑर्बिटल में ले लिए, पर क्या इस क्लोरीन ने खोती को हाथ लगाया हुआ था? ये भी तो ले सकता था। तो अगला स्ट्रक्चर हमें और बनाना पड़ा, हमें बनाना पड़ा ये Cl नेगेटिव, ये Cl डबल बॉन्ड CH2 1 पॉजिटिव। ठीक है जी। अब तीसरा क्लोरीन क्या बुरा लग रहा है हमारे को, उसको भी तो बनाना पड़ेगा। Cl, यहां पे Cl1 नेगेटिव, Cl डबल बॉन्ड CH2 1 पॉजिटिव। ठीक है जी। पर क्या इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है? इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर कौन सा हो गया? ठीक, ऐसे वाला स्ट्रक्चर बन गया दोस्तों। हाँ जी। अब इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन में तो इलेक्ट्रॉन दिए जाते थे टू द कॉन्जुगेटेड सिस्टम, और यहां इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं। तो इस फिनोमिना को क्या नाम दे दिया गया? रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, जब कोई ग्रुप अपनी तरफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम के इलेक्ट्रॉन खींचता है बट उसके पास ऑर्बिटल नहीं होते हैं, ठीक, वो बैक एक तरह से जो उसके साथ जुड़े हुए एटम हैं वो अपने ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करते हैं, उसको रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। और ये फिनोमिना सिर्फ यहीं देखा गया है और कहीं नहीं। और इसी की पावर को एक्सप्लेन करने के लिए छोटा सा फिनोमिना हमें सुनाया गया, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। बोलो बेटे, क्लियर हो गया? समझ में आ गया? इससे ज्यादा इसमें कोई एप्लीकेशन भी नहीं है, इट इज वेरी सिंपल। तो उम्मीद करता हूं आपको रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन समझ में आ गई। अब ध्यान से सोचो कि आज तक हमने क्या पढ़ा। ठीक, इतने दिन हो गए, मेरा ख्याल 8वां लेक्चर है जीओसी का, है ना, 9th लेक्चर। अरे क्या पढ़ा दिया सर ने 9 लेक्चर्स में इतना सारा। क्या हमने शुरुआत की थी इंडक्टिव इफेक्ट से? क्या हमने इंडक्टिव इफेक्ट अच्छे से पढ़ा था? इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, क्या हमें समझ में आया था? फिर उसके बाद हमने इंडक्टिव इफेक्ट की पूरी एप्लीकेशंस पढ़ी, कहां कहां इंडक्टिव इफेक्ट यूज होता है। फिर इंडक्टिव इफेक्ट से हम आगे आ गए, हमने बोला एक कॉन्जुगेशन होती है, हमने कॉन्जुगेशन पढ़ाने की कोशिश की, किस तरह से कॉन्जुगेशन होती, कितनी तरह की कॉन्जुगेशन होती है, कौन से इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में होते, कौन से नहीं होते। क्या हमारे को पता है कॉन्जुगेशन क्या होती है? कॉन्जुगेशन के बाद हमने आपको पढ़ाने की कोशिश की रिजोनेंस क्या होती है, और रिजोनेंस कहाँ होती, कितनी तरह की होती है, रिजोनेंस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, रिजोनेंस के स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, रिजोनेंस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी देखने के क्या रूल्स हैं। ठीक है जी। और फिर रिजोनेंस की एप्लीकेशन में आए तो हमने पढ़ा मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, कैसा होता है, किसका ज्यादा किसका कम, क्या हमने पढ़ा। फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा कि एरोमेटिसिटी किसको बोलते हैं, एंटी एरोमेटिसिटी किसको बोलते हैं, क्वासी एरोमेटिसिटी किसको कहते हैं। क्वासी एरोमेटिसिटी तक लेके गया हूं मैं तुम्हारे को, है? तो क्वासी एरोमेटिसिटी किसको कहते हैं ये भी तुम्हें समझाने की मैंने कोशिश की। फिर उसके बाद मैंने एप्लीकेशन करवाई आपको रिजोनेंस की भी, कि स्टेबिलिटी रिजोनेंस से कैसे देखते हैं। फिर मीजोमेरिक इफेक्ट की करवाई, उसमें फिर हमने एसिडिक करेक्टर, ठीक, ऑफ फिनोल्स, एसिडिक करेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसी में बेटे हमने और 2 इफेक्ट भी पढ़ा था, इसी में बेटा हमने सिप इफेक्ट भी पढ़ा था, इसी में बेटे हमने सर इफेक्ट भी किया था। ये सारी चीजें करने के बाद हमने इनकी एप्लीकेशंस भी बहुत अच्छे से करी है। ठीक, उसके बाद हमने मीजोमेरिक इफेक्ट की ऐसी करने के बाद हाइपर कॉन्जुगेशन पकड़ा, हाइपर कॉन्जुगेशन का हर एस्पेक्ट तुम्हें समझाया, हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ होती है, कितनी तरह की होती है, हाइपर कॉन्जुगेशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, आज उसकी एप्लीकेशन निपटा दी। और फिर हमने क्या निपटा दिया, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। ये सारे पोलराइजेशन इफेक्ट थे। ये क्या थे? पोलराइजेशन। याद करो पोलराइजेशन इफेक्ट क्या होता है, जो विद इन द मॉलिक्यूल होता है और परमानेंट। ये सारे इफेक्ट कैसे हैं? परमानेंट। इसको बाहर के एटमॉस्फेयर से कुछ लेना देना है ही नहीं। ठीक, अब हमारे पास अगले आते थे
पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट्स। ठीक, हाँ जी प्रतीक जी। आपने इंडक्टिव इफेक्ट के प्रिंसिपल में कराया था कि T3C, हाँ जी, हाँ जी, तो अब तो कर सकते हो, हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पे है। आपको ये बताया गया था कि अगर आपका CT3 पॉजिटिव है, CD3 पॉजिटिव है और CH3 पॉजिटिव है, तो मैंने कहा ये ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि T का प्लस आई ज्यादा होता है। ठीक, क्योंकि साइज बड़ा होता है। D का प्लस आई थोड़ा सा लेस होता है और इसका प्लस आई लीस्ट होता है। बोलो ये तो हमने पढ़ ही लिया था। लेकिन अगर हम ये बोलते कि CT3CH2 पॉजिटिव, ठीक, दूसरा बोलते थे CD3CH2 पॉजिटिव और दूसरा CH3CH2 पॉजिटिव, इसमें बेटे मैं ऐसे वाला बताता था आपको कि उल्टा हो गया। क्यों उल्टा हो गया? नाउ इट इज वेरी सिंपल कि बेसिकली हमारे को इसकी स्टेबिलिटी एक्सप्लेन किससे करनी है? हाइपर कॉन्जुगेशन से। किससे एक्सप्लेन करनी है? तो हाइपर कॉन्जुगेशन में यहां के इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब C से T का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, C से H का बॉन्ड वीक होता है, तो C से H का इलेक्ट्रॉन निकलना इजी है, C से T का इलेक्ट्रॉन निकलना मुश्किल है। तो इसको इलेक्ट्रॉन देना मुश्किल है जबकि इसको इलेक्ट्रॉन देना इजी है। और क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन लेना इजी है इसलिए ये काफी ज्यादा स्टेबिलिटी देने में बिजी है और यहां पे इलेक्ट्रॉन निकालने थोड़े मुश्किल है। इस वजह से यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन थोड़ी मुश्किल होगी, यहां पे इजी होगी, इसलिए ज्यादा स्टेबल, ये कम स्टेबल, ये कम। क्यों? याद रखना, Ct बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन CD बॉन्ड विच इज मोर स्ट्रॉन्गर देन CH बॉन्ड। यानी इसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा टाइटली हेल्ड है, आसानी से डीलोकलाइज नहीं होंगे, इसलिए ज्यादा आसानी से हाइपर कॉन्जुगेट नहीं करेंगे। इसके इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड है, दे कैन इजीली पार्टिसिपेट इन हाइपर कॉन्जुगेशन, हेंस यू कैन एक्सप्लेन दिस नाउ। इज इट क्लियर? चलो अब हम डिस्कस कर लेते बेटा पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट्स में। अगर हम बात करें तो मैंने बेटा चंद इफेक्ट आपको बताए थे, उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट? क्या मतलब है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का? देखो बेटा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का मतलब होता है टेम्परेरी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम ऑन द डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। मेरे को कल शाम को अरमान जी नीचे घूमते मिले, है ना, मेरे को बहुत भूख लगी हुई थी, मेरे पास कुछ था नहीं। मैंने अरमान जी को बोला भैया मेरे को 100 रुपए लैंड कर दो यार, बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। ठीक, अब अरमान जी के पास थे नहीं, साथ में चला था प्रतीक। अब सर को ये मना कर नहीं सकते थे, इसने प्रतीक के कान में बोला है भाई, प्रतीक में है, प्रतीक से इसने लिया और इसने मेरे को दे दिया। अब मैं खा तो नहीं जाऊंगा, इतना बुरा तो नहीं हूं, वापिस कर दूंगा ना भाई। तो टेम्परेरी ट्रांसफर ऑफ रुपीज फ्रॉम प्रतीक टू अरमान ऑन द डिमांड ऑफ अश्विनी सर, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हो गया। यानी अगर हम बोले टेम्परेरी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर on the demand of attacking reagent। कोई अटैकिंग रिएजेंट आया, उसने इलेक्ट्रॉन की डिमांड की, एक एटम से दूसरे एटम तक चले गए, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं। जैसे समझो, मान लो ये C डबल बॉन्ड C है, ठीक है जी, और मैंने इसके ऊपर छोड़ दिया H पॉजिटिव। H पॉजिटिव इस भूख का नंगा, है ना भाई, इसके पास तो कुछ है ही नहीं, एक इलेक्ट्रॉन था वो भी कोई छीन के ले गया है, तो बेचारा इस कार्बन के पास आया, भैया एक इलेक्ट्रॉन की भीख दे दो, है ना। इस कार्बन ने क्या सोचा, इसने क्या किया, अगले कार्बन से इलेक्ट्रॉन लिए और H के हाथ में पकड़ा दिए, और उसकी वजह से इस कार्बन की H के साथ दोस्ती हो गई और पिछले वाले कार्बन पे क्या आ गया,
पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक, तो आपने देखा इलेक्ट्रॉन्स हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस कार्बन टू दिस कार्बन ऑन द डिमांड ऑफ दिस अटैकिंग रिएजेंट। ठीक, इसी तरह से मान लो अगर ऐसा होता C डबल बॉन्ड C, ठीक, और मान लेते हैं कोई Z नेगेटिव था, Z नेगेटिव का मन बहुत खराब था, इसने यहां आके इलेक्ट्रॉन की उल्टी कर दी। ठीक, यानी इसने यहां इलेक्ट्रॉन दिए, अब इसका मन खराब हो गया होगा, इसने आगे उल्टी कर दी। समझे मेरी बात? अब हमारे पास क्या बन गया, C नेगेटिव, यहां सिंगल बॉन्ड और यहां पे Z। So electron has been transferred from this atom to this atom on the demand of this attacking reagent. So this is called as electromeric effect. इसको electromeric effect कहते हैं। अब टेम्परेरी है। टेम्परेरी क्यों है भैया? मान लो यहां पे कोई बेस आ गया OH नेगेटिव, है ना जी। अभी क्या ये पॉजिटिव कार्बन है कि नहीं, यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और ये अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं। ये क्या करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। जब ये हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा तो क्या ये H पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं, और यहां पे ये क्या है, नेगेटिव। क्या ये इसको वापस ले लेगा कि नहीं, और ये दोबारा वापस वही बन जाएगा कि नहीं। सो इट डिपेंड्स अपॉन मीडियम। पहले आपने एसिडिक मीडियम डाला था तो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से इस कार्बन पे आए थे, अब बेसिक मीडियम डाला तो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से इस कार्बन पे वापस चले गए। हमने बाहर की कंडीशन चेंज की, सब कुछ चेंज हो गया भाई। समझ में आई मेरी बात? सो दिस इज इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, टेम्परेरी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम ऑन द डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। यूज कहां होता है बेटा? जितने भी आगे मैकेनिज्म्स हम पढ़ेंगे इसी बेसिस पे तो पढ़ेंगे। मैकेनिज्म्स में जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर हम शो करते हैं कि इलेक्ट्रॉन इसने मांगे, इसने दिए, यहां से आए, यहां पॉजिटिव आया, यहां नेगेटिव आया, वो सब इसी से तो एक्सप्लेन करेंगे अपन लोग। तो इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट मैकेनिज्म्स बनाने के लिए बनाया गया बेटा। जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें दो तरह का हो सकता है। यहां तो जहां पे अटैक हुआ उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, जहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है उसको प्लस ई इफेक्ट बोला जाता है, जहां नेगेटिव चार्ज आ जाता है वहां माइनस ई इफेक्ट बोल दिया जाता है। तो ये दो तरह का है, प्लस ई और माइनस ई। इसमें हम विड्रॉइंग ग्रुप या रिलीजिंग ग्रुप नहीं देख रहे हैं बच्चे। इसमें अगर चेन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो हम क्या बोलेंगे, प्लस सी। चेन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया क्या बोलेंगे, माइनस सी। तो इसके हिसाब से हम आगे मैकेनिज्म्स बनाएंगे। बोलो यहां तक क्लियर हो गया? किसी के पेट में कोई भी दर्द? क्लियर? अब ये तो हो गया इलेक्ट्रोमैरिक। इलेक्ट्रोमैरिक के बाद एक हमने आपको बोला था इंडक्टोमैरिक इफेक्ट होता है। बेटा वो तुम्हारे भेजे से बियॉन्ड है, अभी उसकी जरूरत है ही नहीं हमारे को, वो हमारे को यहां करने की जरूरत नहीं। वो अगर आपने पीएचडी करनी होगी तो बता देना, अपन करवा देंगे, है ना। तो वो इंडक्टोमैरिक इफेक्ट, एनोमैरिक इफेक्ट, ये करने की हमें जरूरत नहीं है। हाँ, एक आ जाता है फिर सॉल्वेंट इफेक्ट, है ना। अब सॉल्वेंट इफेक्ट जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग होना है। ठीक, कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं कुछ, तो एक जगह बताया नहीं जा सकता। जहां आएगा वहीं बताऊंगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूं। सॉल्वेंट इफेक्ट में बेटे आगे जाके एसएन रिएक्शन होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस, एसएन रिएक्शन बोलते हैं इनको। बेटा वो प्रोटिक मीडियम में अलग तरह के होते हैं, ए प्रोटिक मीडियम में अलग तरह के होते हैं। ठीक, जैसे आपको बेसिक करेक्टर करवाया था मैंने, तो वहां पे सॉल्वेंट इफेक्ट देखा आपने। प्रोटिक मीडियम में ऑर्डर अलग, ए प्रोटिक मीडियम में ऑर्डर अलग, सॉल्वेंट इफेक्ट ही तो था। दैट वाज सॉल्वेंट इफेक्ट, कि सॉल्वेंट ने उसका क्या चेंज कर दिया, बेसिक नेचर ही चेंज कर दिया था। ऐसे ही एसएन जो होते हैं उसमें प्रोटिक में अलग तरह का एसएन होता है जिसको SN1 बोलते हैं, ए प्रोटिक में अलग तरह का होता है जिसको SN2 बोलते हैं। ऐसे कई रिएक्शंस में सॉल्वेंट को चेंज करने से हमारा प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। तो वो सॉल्वेंट इफेक्ट है, और वो 10,000 जगह पे लगेगा, अलग अलग जगह पे, तो उसको एक जगह करने का कोई फायदा नहीं। हम सिर्फ ये बोल सकते हैं कि हाँ जी, सॉल्वेंट के चेंज होने से अगर प्रॉपर्टीज में चेंज आता है या किसी चीज में चेंज आता है, वो सॉल्वेंट इफेक्ट होता है।
समझ में आई? जैसे अगर मान लो एक छोटी सी बात करें, बेंजोइक एसिड है, बेंजो या ये एसिटिक एसिड है जी, एसिटिक एसिड सुना है ना, एसिटिक एसिड। इसको तुमने पानी में डाल मारा, ठीक, तो इसकी डिसोसिएशन हो जाती है, CH3COO नेगेटिव बन जाता है, H3O पॉजिटिव बन जाता है। बोलो किए हो ना ये? मेरे को गुस्सा आ गया, मैंने इसको बेंजीन में डाल दिया। किसमें डाल दिया? बेंजीन में डाल दिया। अब बेंजीन में डाल दिया तो बेंजीन के साथ इसकी कोई अफिनिटी नहीं, मैंने बेंजीन में डाला था तो बेंजीन के साथ इसमें कोई अफिनिटी नहीं, तो ये आपस में जफ्फी पालेंगे भाई, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे। यहां क्या हो गई? एसोसिएशन, जुड़ जाना। और यहां क्या हुई? डिसोसिएशन। किस वजह से चेंज हुआ मेरे दोस्तों? सॉल्वेंट की वजह से हुआ, तो इसको सॉल्वेंट इफेक्ट बोल देंगे। इसको क्या बोल देंगे? सॉल्वेंट इफेक्ट। समझ में आई मेरी बात बेटा? तो ये जगह जगह यूज होगा, इसलिए किसी एक जगह करने की इसको कोई भी जरूरत नहीं है। इसी तरह से फील्ड इफेक्ट होता है, वो भी अलग अलग जगह पे अलग अलग है। एक स्टीरिक इफेक्ट होता है, ठीक। स्टीरिक इफेक्ट की कुछ चीजें आप मेरे साथ पढ़ चुके हैं। स्टीरिक इफेक्ट, स्टीरिक इफेक्ट कुछ चीजें आप मेरे साथ पढ़ चुके हैं और कुछ को आगे करवा दूंगा। स्टीरिक इफेक्ट, दैट चेंज इन प्रॉपर्टीज ड्यू टू बल्क, नॉट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। क्या बोला? चेंज इन प्रॉपर्टीज, change in properties due to bulk but not because of electron transfer। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से नहीं, बल्क की वजह से प्रॉपर्टी का चेंज होता है, उसको स्टीरिक इफेक्ट बोलते हैं। बेटा क्या आपने इसमें सर इफेक्ट पढ़ा था? क्या सर इफेक्ट स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस नहीं था? क्या ये एक स्टीरिक इफेक्ट नहीं था? ठीक, सर इफेक्ट ये एक स्टीरिक इफेक्ट था। इसी तरह से सिप इफेक्ट भी पढ़ा था, स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। क्या ये स्टीरिक इफेक्ट था कि नहीं था? था। ऐसे ही और दो इफेक्ट पढ़ा था, वो भी पार्शली क्या होता है? स्टीरिक इफेक्ट होता है। और भी होता है, देखो स्टीरिक इफेक्ट से हम एसिडिक कैरेक्टर को भी कई बार एक्सप्लेन करते हैं, एसिडिक कैरेक्टर को भी कई बार एक्सप्लेन करते हैं। ध्यान से देखना जरा, हमें एक चीज बोली, एक ये है, ठीक, और अपना वो पुराने वाला काम याद आ गया मेरे को, कॉपी पेस्ट, ठीक। अब इसमें ठीक है जी, मैंने बोला दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन? बोला विच इज मोर एसिडिक, विच इज मोर एसिडिक, इसमें ज्यादा एसिडिक कौन है? अब सबसे पहली बात तो इसमें एसिडिक ग्रुप का है, कौन से वाला H जाएगा? बेटा क्या यहां कोई H लगा हुआ है? लगा हुआ है ना, सो दिस विल बी द हाइड्रोजन जिसकी हम बात कर रहे हैं। क्या यहां पे भी H लगा होगा? ऑब्वियसली कार्बन के कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 3, तो चौथा बॉन्ड किसका होगा? हाइड्रोजन। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको यहां से तोड़ दिया, ठीक है जी, तोड़ दिया तो यहां मेरे पास क्या बना होगा भाई? बोलो फटाफट से, क्या अनायन बना होगा? क्योंकि ये कैसे बाहर जाएगा? H पॉजिटिव, एसिडिक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। ऐसे भैया थोड़ा सा इसको भी तोड़ते हैं, आजा भाई बाहर, आ गया, ठीक। और ये भी कैसे बाहर आया? ये भी H पॉजिटिव की तरह बाहर आया, तो यहां पे क्या बन गया? अनायन। और हमें जानते हैं, हम अनायन की क्या देखते हैं? स्टेबिलिटी बोलते हैं ना। अब एक बात बताओ, क्या ये बेंजीन रिंग इस बेंजीन रिंग को रिपेल करेगा कि नहीं करेगा?
अरे दो बल्कि बल्कि हैं। और क्या ये इसको रिपेल करेगा कि नहीं करेगा? और क्या ये इसको रिपेल करेगा कि नहीं करेगा? ये सारे आउट ऑफ प्लेन हो जाएंगे। जब सारे आउट ऑफ प्लेन होंगे, क्या इस अनायन में रिजोनेंस हो पाएगी? ये अनायन तो रिजोनेंस स्टेबलाइज होएगा ही नहीं, क्योंकि ये तीनों बेंजीन रिंग रिपल्शन की वजह से, स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से क्या हो गए? आउट ऑफ प्लेन हो गए हैं। क्योंकि आउट ऑफ प्लेन हो गए हैं, ये रिजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सो देयर इज नो रिजोनेंस। जब रिजोनेंस नहीं तो क्या ये अनायन स्टेबल है? लेकिन इन डंडों ने इन बेंजीन रिंग को पकड़ के रखा है ना भाई। ये जो बॉन्ड है, इन बॉन्ड्स ने बेंजीन रिंग को पकड़ के रखा, तो क्या ये आउट ऑफ प्लेन जा पाएंगे? अब ये आउट ऑफ प्लेन जा ही नहीं पाएंगे। ठीक, तो ये सारे क्या होंगे? इन प्लेन होंगे। अगर इन प्लेन होंगे तो नेगेटिव चार्ज तीनों बेंजीन रिंग पे रिजोनेट होगा कि नहीं? तो यहां पे रिजोनेंस होगी कि नहीं? इसका मतलब ये अनायन ज्यादा स्टेबल होगा, और इसका मतलब कि इसकी एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होनी थी। बोलो किस पे एक्सप्लेन किया सर ने? स्टीरिक इफेक्ट था ना भाई। ये इसके बड़े बड़े ग्रुप के स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से दैट मूव्ड आउट ऑफ प्लेन, तो दैट इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्टीरिक इफेक्ट। उम्मीद करता हूं स्टीरिक इफेक्ट समझ में आया होगा। इसकी भी बड़ी सारी एप्लीकेशन बड़ी जगह पे है, पर जहां जहां होगी वहां वहां अलग अलग से बताई जा सकेगी। कहीं पे कुछ होती, कहीं पे कुछ होती, कहीं रिएक्शन को फास्ट करती, कहीं रिएक्शन को स्लो करती। समझ में आया? तो इसका एप्लीकेशन आगे चलना ही है, पर स्टीरिक इफेक्ट क्या होता है एक्सप्लेन करने की कुछ हद तक मैंने कोशिश की है कि अगर बल्क की वजह से प्रॉपर्टी में चेंज आता है तो उसको स्टीरिक इफेक्ट बोला जाता है। तो बेटा पोलराइजेशन इफेक्ट सिर्फ इतने की है। तो अब सारे बेसिक कंसेप्ट्स हमने कर लिए। अब मेरा सिर्फ इतना सा है कि अगर आप इन बेसिक कंसेप्ट्स को अच्छे से एक बारी परसों पढ़ के आएंगे, अभी मैं बंद नहीं कर रहा हूं भाई, कापियां नहीं बंद करना, आगे करवाना है मेरे को, ठीक। पर इसको अगर आप अच्छे से पढ़ के आएंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा समझने का, ठीक, क्योंकि अब आपने अप्लाई करना है। अभी से पहले हम क्या कर रहे थे? कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे थे, और क्या होता था, एक कंसेप्ट पढ़ते थे, दूसरे कंसेप्ट में उसकी उल्टा हो जाता था, है ना कुछ गड़बड़ हो जाता था। अब उन सारे इफेक्ट्स को अब हम सोचेंगे, इकट्ठा एप्लीकेशंस करेंगे, ठीक, और तभी हमें समझ में आएगा कि एक्चुअली सर ने पढ़ाया क्या। ठीक, तो चलो, हाँ जी बोलो जी। सेकंड उसमें और दो पे ग्रुप लगा हुआ है। कहाँ है और दो पे ग्रुप? बेंजीन रिंग और दो पे लगी। अरे मेरे भाई ये जुड़े हुए और दो से ग्रुप नहीं लगा हुआ यहाँ पे। और दो इफेक्ट सिर्फ किस में होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है, हर कहीं थोड़ी लगा देंगे हम। समझ में आई बात? चलो जी, अब हम आगे बात करेंगे बेटा रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, देखो बेटा रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या होता है? जब हमारे रिएक्शन होते हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शन होते हैं, उसमें कई चीजें बीच में बनती है और वहीं पे यूज हो जाती है, उनको बाहर आइसोलेट नहीं किया जा सकता है, दे कैन नॉट बी आइसोलेटेड। ठीक, जैसे दाल बनानी हो घर पे तो क्या होगा, आपने दाल डाला, पानी डाला, है ना, नमक डाला, हल्दी वल्दी सब डाल दी, बीच में उसकी कुछ ट्रांजिशन स्टेट्स ही बनेगी। क्या वो सेपरेट आउट कर पाओगे? आपके पास यहां तो फाइनली दाल सेपरेट आउट होगी, या इनिशियल हमारे पास जो था, बीच की चीजें क्या हो रही है, क्या उसको अलग अलग स्टेप्स में बाहर निकाल पाओगे भाई? यू कैन नॉट। इसी तरह से एक रिएक्शन के अंदर बड़े सारे स्टेप होते हैं, और स्टेप्स में कई सारे इंटरमीडिएट्स बनते हैं। ठीक, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं? दे आर शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज, शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज formed inside reaction, formed inside reaction, जो रिएक्शन के अंदर ही बनते हैं बेटा। ठीक, short lived species which are formed inside reaction and used inside reaction, inside reaction can never be isolated,
कैन नेवर बी आइसोलेटेड, उनको आइसोलेट नहीं किया जा सकता है। हालांकि एक टेक्निक होती है जिसको पता कैसे चलता कि ये बना है, जब इसको आइसोलेट नहीं कर सकते तो पता कैसे चला कि ये बना है। सो एक टेक्निक होती है जिसको बोलते हैं ट्रेसर टेक्निक। क्या बोलते हैं? ट्रेसर टेक्निक। ठीक, ट्रैपिंग टेक्निक होती है, वो ट्रैप करना। तो हम उसमें क्या करते हैं, जो हमारे इंटरमीडिएट्स बनते हैं उनको ट्रैप कर लेते हैं, यानी किसी चीज का जोड़ लेंगे और बाहर निकाल देंगे। अब वो इंटरमीडिएट की तरह बाहर नहीं आया, वो प्रोडक्ट की तरह बाहर आया, तो उसको आइसोलेट नहीं कर पाए, पर यह पहचान हो गई कि पक्का इसके अंदर ये वाला बना होगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मान लो किस चीज में नेगेटिव 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 है, मैंने उसके अंदर कुछ पॉजिटिव डाल दिया, उस पॉजिटिव ने नेगेटिव को अपने साथ जोड़ लिया और एक प्रोडक्ट हमने बाहर निकाल लिया। अब अगर नेगेटिव से कोई चीज जुड़ रही है तो डेफिनेटली वो अंदर क्या होगी? पॉजिटिव। तो हमें समझ में आ जाता है भैया यहां पे पॉजिटिव बना होगा। ठीक, ऐसी किसी जगह पे क्या है? नेगेटिव 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 है। अब मैंने उसमें नेगेटिव डाला, क्या नेगेटिव और नेगेटिव रिएक्ट करेंगे? नहीं करेंगे। तो हमें समझ में आ जाएगा इसमें नेगेटिव चीज तो है नहीं। ठीक, सॉरी, अगर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं तो मतलब नेगेटिव चीज है। और अगर वो रिएक्ट कर रहे हैं, आपने नेगेटिव चीज डाली थी और वो रिएक्ट कर रही है और एक नया चीज बन रही है, तो मतलब इसके अंदर क्या था? पॉजिटिव था। पर क्या तुमने पॉजिटिव को आइसोलेट कर पाया? तुमने तो नेगेटिव पॉजिटिव को जोड़ के जो प्रोडक्ट बना वो बाहर निकाल दिया, पर क्या आइसोलेट कर पाए उसको? तो इसको ट्रैपिंग टेक्निक बोलते हैं। पर रिएक्शन इंटरमीडिएट जो रिएक्शन के अंदर बनते हैं वहीं यूज अप हो जाते हैं, उनको आइसोलेट नहीं किया जा सकता, ट्रैप किया जा सकता, बट आइसोलेट नहीं किया जा सकता, उनको हम रिएक्शन इंटरमीडिएट बोलते हैं। हमारे पास 6 तरह के रिएक्शन इंटरमीडिएट हुआ करते हैं। ठीक, पहली तरह का इंटरमीडिएट जिसको कार्बोकटायन बोलते हैं बेटा, कार्बोकटायन। दूसरी तरह का इंटरमीडिएट जिसको कार्बो अनायन बोलते हैं बच्चों। ठीक, तीसरी तरह का इंटरमीडिएट जिसको फ्री रेडिकल बोलते हैं बच्चों। चौथी तरह का इंटरमीडिएट जिसको हम कार्बीन बोलते हैं। पांचवी तरह का इंटरमीडिएट जिसको नाइट्रीन्स बोलते हैं। और छठी तरह का इंटरमीडिएट जिसको बेंजाइन्स बोलते हैं। हमारे रिएक्शन के अंदर ये 6 तरह के इंटरमीडिएट बनते हैं, कार्बोकटायन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बिन, नाइट्रीन, बेंजाइन। देखो बेटा, टाइम मेरे पास इतना नहीं कि मैं कार्बोकटायन शुरू करूं, क्योंकि कार्बोकटायन थोड़ा लंबा टाइम लेगा, सबसे ज्यादा टाइम इसमें कार्बोकटायन लेगा मेरा, बहुत सारा कुछ पढ़ना है उसके अंदर। तो मैं आपको कार्बोकटायन जंप कर करके, कार्बोनाइन जंप कर करके फ्री रेडिकल पहले करवा रहा हूं, क्योंकि उसके लिए टाइम है अपने पास। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? ठीक, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं, रिएक्शन के अंदर बनते हैं। ठीक, तो फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं बेटा? फ्री रेडिकल स्पीशीज containing unpaired odd इलेक्ट्रॉन्स। ऐसी स्पीशीज जिसमें अनपेयर्ड ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम फ्री रेडिकल बोलते हैं, जैसे H फ्री रेडिकल, जैसे Cl फ्री रेडिकल, जैसे CH3 फ्री रेडिकल। ठीक, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसमें और इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, हम सिर्फ अनपेयर्ड ऑड को दिखाते हैं। जैसे Cl में क्या एक ही इलेक्ट्रॉन होगा? बेटा Cl के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे? 7। हमने पेयर नहीं शो किए, हमने सिर्फ क्या शो किया? अनपेयर्ड ऑड इलेक्ट्रॉन। तो ऐसी स्पीशीज जिसमें अनपेयर्ड ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको फ्री रेडिकल बोलते हैं। बेटा फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड in presence of helper। जो फ्री रेडिकल होते हैं they are formed in the presence of helper। now what the hell is helper? helper का मतलब है heat, electricity, light, peroxides,
एंड रेडिकल्स। अगर इनमें से कोई भी चीज देखें, अगर एक रिएक्शन उसमें हीट देख लिया, सिर्फ हीट है, कुछ और नहीं है, एक रिएक्शन है जिसमें सिर्फ लाइट है, कुछ और नहीं है, वो रिएक्शन हमेशा फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा, वो हमेशा फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा। जैसे मान लो कल को मैं ऐसे लिखता हूं CH3 रादर कहां गया CH4, मैंने यहां पे Cl लिखा, ठीक, Cl2, और यहां पे मैंने बत्ती जला दी, ठीक। लाइट को कैसे लिखते हैं, H न्यू, है ना, क्योंकि E इज इक्वल टू H न्यू। फोटोन को हम H न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो H न्यू मतलब प्रकाश, है ना, लाइट, ठीक। तो अब जब ये लाइट पड़ेगी और हमारे पास ये रिएक्शन होगा, CH3Cl बनेगा और HCl बाहर जाएगा, ये रिएक्शन फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा, इसमें फ्री रेडिकल ही बने होंगे, ये पक्का है। तो जब भी इन 5 में से कोई एक चीज देख लो, हीट, देखो बेटा हीट औरों के साथ भी क्लब होती है, और चीजों में उसमें कुछ और चीजें भी होंगी, सब जगह सिर्फ हीट के अलावा कोई भी चीज साथ में हुई तो नहीं, अगर अकेली हीट होती है, ओनली हीटेड, ठीक। जैसे मैं ये भी बता देता हूं आपको, मान लो मेरे पास ये है और मैंने यहां पे क्लोरीन लगाया और यहां पे टेम्परेचर दे दिया 500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी। अब यहां पे मेरे पास ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH, कैसे बना होगा वो तो आगे बताएंगे कभी जिंदगी में, ठीक। और हमारे पास ऐसे HCl। नाउ यहां पे हीट के अलावा कुछ और है क्या, रिएक्टेंट के साथ सिर्फ हीट दिया है, कोई और चीज तो नहीं दी है, तो ऐसे केस में हमारे पास क्या होगा, फ्री रेडिकल होगा। हाँ, हीट तो किसी और चीज के साथ भी दी हो सकती है, पर उस केस में वो हमारे पास फ्री रेडिकल नहीं देती बेटा। फ्री रेडिकल जब ओनली हीट इज यूज्ड या ओनली लाइट इज यूज्ड, ओनली इलेक्ट्रिसिटी इज गिवन, आपने करंट पास करवा दिया तो क्या होगा, फ्री रेडिकल होगा, ठीक। और पेरोक्साइड्स अगर हमने यूज कर लिए या फिर हमने रेडिकल, बेटा फ्री रेडिकल्स आर द प्रोडक्ट ऑफ होमोलिसिस। होमोलिसिस, अब सर ये क्या नहीं बोला, होमोलिसिस। बेटा बॉन्ड की क्लीवेज दो तरह की होती है, एक होती है होमोलिसिस और एक होती है हेट्रोलिसिस। अगर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो उसको होमोलिसिस बोलते हैं, ठीक। जैसे Cl के साथ ये Cl है, ठीक है जी, अब मैंने इस पे डाला लाइट, ठीक है जी, इसमें कितने शेड पेयर थे बेटा, एक ही पेयर था, और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एक इस क्लोरीन के पास एक इस क्लोरीन के पास, तो क्या बन गया बेटा जी, 2 क्लोरीन के फ्री रेडिकल बन गए। दिस इज होमोलिसिस। होमोलिसिस क्या होता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, बेटे इसको होमोलिसिस बोलते हैं, ठीक है। लाइट के फोटोन में लगभग 420 किलो जूल तक एनर्जी होती है, जो लगभग हर बॉन्ड की होमोलिसिस कर सकती है, ठीक। और एक होती है हेट्रोलिसिस, वो भी यही समझा देता हूं, हालांकि फ्री रेडिकल सिर्फ किससे बनेंगे, होमोलिसिस से। हेट्रोलिसिस क्या होता है वो भी यही समझ लेते हैं। हेट्रोलिसिस होता है when shared pair of electrons are not equally distributed, जब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, ठीक, तो हमारे पास हेट्रोलिसिस होती है। जैसे मान लो मेरे पास है HCl, क्लोरीन H के पास आया, बातों में उलझाया, कहता भाई ऐसा है मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन, तेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन, ना तो तेरा ड्यूप्लेट पूरा ना मेरा ऑक्टेट पूरा, क्यों ना हम दोनों भाई शेयर कर लेंगे इलेक्ट्रॉन को, तो जो मेरे पास आएगा मैं बोलूंगा जी मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन, 8, है ना, 6 ये और 2 ये दिखा दूंगा। तेरे पास कोई आए तो तू दिखा देना भैया मेरे पास 2,
तेरा ड्यूप्लेट पूरा, मेरा ऑक्टेट पूरा, दोनों भाई इकट्ठे रहेंगे। हाइड्रोजन बेचारा बातों में आ जाता, बहुत शरीफ है। ठीक, आया और हुआ क्या, जो क्लोरीन था वो निकला चोर आदमी। ठीक, इसने क्या किया, इसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए, H को मारा ठुड्डा। अब इसमें शेड पेयर किसके पास रह गए, क्लोरीन के पास। ठीक है, H बेचारा भूखा नंगा करके भेज दिया इसने, है ना। तो ये क्या हो गई, हेट्रोलिसिस। बेटा हेट्रोलिसिस हमेशा आयंस की फॉर्मेशन होती है, और ऑब्वियसली पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर ना, तो भैया लैला मजनू को दूर ले जाने में एनर्जी लगेगी, तो हेट्रोलिसिस के लिए एनर्जी ज्यादा लगती है। हेट्रोलिसिस मोर डिफिकल्ट देन दैट ऑफ होमोलिसिस। लाइट के फोटोन में इतनी भी जान नहीं है कि वो हेट्रोलिसिस करवा सके। समझ में आई बात, लाइट हेट्रोलिसिस नहीं करवा पाती है, उसके लिए हमें रिएजेंट की जरूरत होती है। समझ में आई मेरी बात। लेकिन जो होमोलिसिस होती है वो लाइट की प्रेजेंस में हो जाती है, एंड फ्री रेडिकल्स आर द प्रोडक्ट ऑफ होमोलिसिस। बोलो बेटे समझ में आया, फ्री रेडिकल क्या होते समझ में आया, कहां बनते समझ में आया, कैसे बनते समझ में आया। अब हम टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल की बात कर लेते भैया। कितने तरह के हो सकते, बहुत सारे तरह के हो सकते टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल। देखो बेटा, एक हो गए इनऑर्गेनिक फ्री रेडिकल्स लाइक H फ्री रेडिकल, Cl फ्री रेडिकल, Br फ्री रेडिकल। हम यहां पे बात करेंगे टाइप ऑफ ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल्स। ये जो पीछे बैठे मेरे न्यूटन हैं भाई, थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाओ यार, है ना, इससे पहले कि मैं तुम्हारा गला घोटूं। टाइप ऑफ ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल्स। ठीक, ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल्स के टाइप हम देखना चाहते हैं। ठीक, देखो बेटा, सबसे पहले CH3C CH3 CH3, इस फ्री रेडिकल को क्या नाम दोगे भाई, टर्शरी। क्या नाम दोगे, टर्शरी फ्री रेडिकल। ठीक, और अगर मेरे पास होता है, इसको क्या नाम दोगे, सेकेंडरी फ्री रेडिकल। ठीक, अगर मैं बोलूंगा CH3CH2 फ्री रेडिकल, क्या बोलोगे, प्राइमरी फ्री रेडिकल। और अगर मैं बोलूंगा CH3 फ्री रेडिकल, क्या बोलोगे इसको, मिथाइल फ्री रेडिकल। अब फटाफट से बोल डालो कि इसमें स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है। याद रखना, स्टेबिलिटी नहीं होती, ईज ऑफ फॉर्मेशन होती है ना। तो कौन सी सबसे ज्यादा, किस बेसिस पे एक्सप्लेन किया, हाइपर कॉन्जुगेशन। अब हम देखते हैं कि फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के लिए कौन से इफेक्ट्स को हम यूज करते हैं और किस तरीके से यूज करते हैं। ठीक, देखो बेटा, क्या फ्री रेडिकल में बेंट बॉन्ड रिजोनेंस हो सकती है, नहीं, क्योंकि बेंट बॉन्ड रिजोनेंस के लिए एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए होता है। आपको करवाई थी ना बेंट बॉन्ड रिजोनेंस, डांसिंग रिजोनेंस, उसके लिए एम्प्टी ऑर्बिटल होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उसके लिए एम्प्टी ऑर्बिटल की जरूरत होती है, जो कि फ्री रेडिकल में नहीं है, जो कि फ्री रेडिकल में नहीं है। अगर मैं ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल की स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो बेटा इसका जो कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और ये अनपेयर्ड ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, अनपेयर्ड ऑड इलेक्ट्रॉन। और इसीलिए फ्री रेडिकल का जो शेप होता है वो कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, यानी ये प्लेनर होता है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक, ट्राइगोनल प्लेनर, ये ट्राइगोनल प्लेनर होता है बच्चों। समझ में आई बात, क्या इसमें एम्प्टी ऑर्बिटल है, एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है। अगर एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है तो बेटा इसमें बेंट बॉन्ड रिजोनेंस नहीं होगी। दूसरी बात, क्या कभी फ्री रेडिकल कभी भी एरोमेटिक हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि एरोमेटिक के लिए तो चाहिए इवन इलेक्ट्रॉन, 4n+2, है ना, तो उसमें इवन ही चाहिए, और तो हो ही नहीं सकते हैं। इसका मतलब फ्री रेडिकल एरोमेटिक भी नहीं हो सकता है। तो फिर उससे आगे हमारे पास आ जाती थी रिजोनेंस। तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी देखने के लिए सबसे पहले देखा जाता है रिजोनेंस को। ठीक, अब क्या फ्री रेडिकल में बैक बॉन्डिंग हो सकती है,
नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, तो बैक बॉन्डिंग भी नहीं देखते। बैक बॉन्डिंग नहीं देखते, रिजोनेंस के बाद फिर क्या देखते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन। अब हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद क्या देखते हैं? अगर हाइपर कॉन्जुगेशन सभी में बराबर है तो क्या देखेंगे बेटा? फिर हम देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट देखो बच्चे, अगर मैं किसी फ्री रेडिकल की बात करूं तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है कि नहीं है? क्योंकि इसके आसपास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। कितने हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो विड्रॉइंग ग्रुप इसकी स्टेबिलिटी को क्या करेंगे? कम। और रिलीजिंग ग्रुप इसकी स्टेबिलिटी को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। यानी हम बोलेंगे प्लस आई वाले इंक्रीजेस स्टेबिलिटी और माइनस आई वाले डिक्रीजेस स्टेबिलिटी। और बेटा एंटी एरोमेटिक ये हो नहीं सकता, तो बेटा ले दे करके हमें ये 3 चीज देखनी है। सबसे पहले हम ये देखा करते हैं जिसमें रिजोनेंस हुई वो सबसे स्टेबल फ्री रेडिकल हो गया, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट, इसी ऑर्डर में चलना है। जैसे बेटा जी हमारे को एक बोल दिया बेंजाइल फ्री रेडिकल, बेंजीन के ऊपर ये लगा तो इसको बेंजाइल फ्री रेडिकल बोलेंगे। दूसरा बोल दिया अलाइल फ्री रेडिकल। ये अलाइल होता है डबल बॉन्डेड कार्बन के अगले कार्बन पे अगर कोई ग्रुप यहां कुछ भी लगा होता है उसको अलाइल बोलते हैं। तो ये बेंजाइल फ्री रेडिकल, स्पेलिंग भी देख लो भैया, और ये अलाइल फ्री रेडिकल, ठीक है जी। और एक आ जाता है भैया, मान लो ये से सेकेंडरी है, टर्शरी भी हो सकता था, पर हमें टर्शरी को पहले नहीं देखना, पहले क्या देखनी है? रिजोनेंस। तो रिजोनेंस वाले ज्यादा स्टेबल होंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन वाले कम। ठीक, अगर मान लो मैं इसको थोड़ा सा और बढ़िया सा बनाने की कोशिश करता हूं तुम्हारे लिए, ये है टर्शरी और ये है सेकेंडरी, ठीक है जी। और एक है ये CH3CH, यहां पे मान लो F लग गया। अब इन 5 की स्टेबिलिटी बोली, पहले क्या देखेंगे? रिजोनेंस। बेटा रिजोनेंस इन दोनों में है, ये दोनों इन बाकी सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे, ठीक। अब इन दोनों में से ज्यादा रिजोनेंस किस में है? एक बेंजीन रिंग कितने स्ट्रक्चर बनाता है बच्चों? एक बेंजीन रिंग 3 स्ट्रक्चर बनाता है, और हमारे पास यहां पे कितने हो जाएंगे? 4 स्ट्रक्चर हो जाएंगे, और यहां पे कितने हो जाएंगे? 2 स्ट्रक्चर हो जाएंगे। तो बेटा जी ये ज्यादा स्टेबल, ये कम स्टेबल। अब हाइपर कॉन्जुगेशन, अब हाइपर कॉन्जुगेशन में यहां कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? 10, और यहां कितने बनेंगे? 7। तो फिर ये और फिर ये, और यहां पे माइनस आई इफेक्ट, सबसे कम ये। तो हमने ऑर्डर देखने के लिए सबसे पहले क्या देखनी है? रिजोनेंस। जिसमें रिजोनेंस है वो फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्लियर हो गई बात। और जिसमें रिजोनेंस नहीं है वो कम स्टेबल है, क्लियर हो गई बात। अगर रिजोनेंस किसी में नहीं है तो फिर हम हाइपर कॉन्जुगेशन की मदद लेंगे। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन बराबर आ जाती है तो फिर हम इंडक्टिव इफेक्ट की मदद लेंगे। बोलो समझ में आया? जैसे अगर हम आपको एक क्वेश्चन ही दे दें, हो सकता है आप समझ ही लें इसको, कभी कभी समझ में आ जाती होती है भाई। ये है, ठीक है, ये है, ठीक है जी, ये है, ठीक है जी। बोला स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगा मरो, हमें अच्छे से समझ में आ जाता है, ठीक। एक और भी बनाते हैं, CH3CH CH3, इन सभी में हमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगाना है। बेटा इसमें रिजोनेंस है तो सबसे स्टेबल कौन सा हो गया? फर्स्ट। रीजन? रिजोनेंस। अब इसमें क्या रिजोनेंस है?
क्या इसमें रिजोनेंस है? क्या इसमें रिजोनेंस है? तो इसमें क्या देखेंगे, यहां पे 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन, यहां 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन, यहां 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन। बोलो कौन ज्यादा स्टेबल? फोर्थ वन। अब इन दोनों में अल्फा हाइड्रोजन बराबर यानी हाइपर कॉन्जुगेशन बराबर, इसका कौन सा इफेक्ट और इसका कौन सा इफेक्ट, तो माइनस आई इसको क्या करेगा, तो स्टेबल कौन होगा? बोलो ऑर्डर समझ में आया? किस ऑर्डर में चले हम लोग? पहले रिजोनेंस देखी, और अगर मान लो सभी में रिजोनेंस है तो क्या करोगे? अरे नहीं, अगर सभी में रिजोनेंस है तो सबसे पहले देखो जिसके ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना। अगर कल को मैं तुम्हें ऐसी दे मरा कि एक ये है, अपना पता थोड़ी होता क्या बोलते रहते, एक ये है और एक ये है, एक ये है और एक ये है। अब इन फ्री रेडिकल्स में हमें स्टेबिलिटी बतानी है भाई, ठीक? क्या इसमें रिजोनेंस है? क्या इसमें रिजोनेंस है? क्या इसमें रिजोनेंस है? इन तीनों में रिजोनेंस है, पर इसमें रिजोनेंस ज्यादा है, 3 बेंजीन रिंग में है, इसमें 2 में है, इसमें 1 में है। ऑटोमेटिकली बोलो ये बना कि नहीं बना? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी, वही लड्डू, फिर वही बात कर दी। यहां पे ये जो कार्बन है ना वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक? sp2 का मतलब बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, ये एक दूसरे से 120 डिग्री पे है। जो वो बनाया था ना जहां पे स्टीरिक इफेक्ट था वो अनायन था, याद रखना वो क्या था? अनायन। बेंजीन रिंग को ऐसे भी शो करते हैं भाई, ये बेंजीन रिंग की शॉर्टकट है ना, फिनाइल ऐसे लिख देते। अगर ये होता तो बेटा जी इसमें क्या होता हमारे पास? इसमें हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो यहां पे रिपल्शन होती है भाई, समझ में आई? क्योंकि यहां बॉन्ड एंगल छोटा होगा तो पास आएंगे। यहां तो 120 डिग्री है, यहां कोई रिपल्शन नहीं, कोई आउट ऑफ प्लेन नहीं है। आउट ऑफ प्लेन सिर्फ किस में होगा? अनायंस में। समझ में आई? ना कटायन में होगा, क्योंकि कटायन का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 ट्रायगोनल प्लेनर। फ्री रेडिकल का भी कैसा है? sp2 ट्रायगोनल प्लेनर। लेकिन अनायन का कैसा हो सकता है? sp2 होने के बावजूद भी आउट ऑफ प्लेन हो सकता है, और आगे क्लियर कर देंगे अपन। पहले बोलो यहां तक समझ में आता है? अब इसमें ऑर्डर लगा सकते हो फ्री रेडिकल्स में। तो फ्री रेडिकल क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कहां बनते हैं, स्टेबिलिटी कैसे देखी जाती है, क्या हम कर लिए इसको? तो नेक्स्ट टाइम आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट करवाऊंगा बेटा कार्बोकटायन, ठीक? मस्त बताऊंगा कार्बोकटायन, मस्त, ठीक? अगर कहीं देख लोगे तो मेरे को जरूर बताना, सर ऐसे भी करवाया था किसी ने, ठीक? चलिए, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।